अस्सलाम वालेकुम, सुबह बखैर, गुड मॉर्निंग और आदाब अरबर। आप देख रहे हैं बाखबर सवेरा। मैं हूं आपके साथ मदीहा नकवी और मैं हूं शफात अली। ख़वातीन और हज़रात, आज आपके सामने शो में कुछ नई चीजें रखनी है। एक तो हस्बे साबिक बिल्कुल नई चीज है, पहले कभी आपने सोची भी नहीं होगी। सियासत में बात करेंगे आज। कितनी नई बात है, क्योंकि जनाब दो दिन बाद आज क्या 10 हो गई 11 हो गई, आज 10 हो गई है। 10 हो गई। तो 2 दिन बाद जनाब सेनेट में इलेक्शन होने जा रहा है बिल्कुल। और सेनेट में जो चेयरमैन सेनेट का इंतखाब होने जा रहा है, उसके साथ साथ यूसुफ रजा गिलानी साहब की नाअहली के लिए एक और दरखास्त आज फिर जमा होने जा रही है और साथ में दो अहम खबरें। कल हमने देखा है कि जी अब्दुल्ला फरूक साहब को पेशकश की है डिप्टी चेयरमैन की, और साथ में अब्दुल कादिर साहब ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ज्वाइन कर ली। कैसा ये आपने सियासत की बात की तो मैंने कभी सियासत में कोई भी चीज हरफ आखिर नहीं होती। शफात ने आपको हजार बार फिर ये हक को बातिल की लड़ाई क्यों होती है? फिर जब एक आके कहते हैं कि जी हम हक पे हैं, वो बातिल चोर डाकू लुटेरे, फिर उसके बाद होगा कोई दोस्ती मजाक नहीं। देखो, ये जो आप हरकतें कर रहे हैं, इससे पता चल रहा है कि आप सोच रहे हैं, और यहाँ पे सोची पे आते बंदा गया। सोचना नहीं है आपने जनाब, जो हो रहा आप कर ले उसको एक्सेप्ट, क्योंकि और कुछ नहीं हो सकता। सियासत में ये चीजें तो होती रहेंगी, लेकिन एक चीज जिसको हम इग्नोर नहीं कर सकते वो है महंगाई। क्योंकि हुकूमत की ना पीडीएम इतनी बड़ी दुश्मन है, ना ऑपोजिशन, जो ऑपोजिशन दुश्मन नहीं है। सबसे ज्यादा हुकूमत को जो खतरा है वो है महंगाई से। महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई है। सब्जियों की पहले में कीमतों पे आपको याद है ना, हम हमेशा से शो करते आए हैं। मुर्गी माशाल्लाह से 500 रुपए किलो हो गई है जी। 500 रुपए किलो हो गई है। और ख़वातीन हज़रात, आप में से कई लोगों के रुके या तो बोले दोबारा से 500 रुपए किलो मदिया को सदमा हो गया। 500 रुपए मदिया कुकड़ी के सदमे में चली गई है। अगर आप लोगों के इस सदमे की वजह से बाल सफ़ेद हो रहे हैं तो उसके लिए भी हमारे पास आज शो में डिस्कशन है। शो में डिस्कस वही चल रहे हैं, टॉप स्टोरीज पे चलते हैं। टॉप स्टोरी कोरोना वबा में इजाफा, तालीमी इदारों से मुतालिक फैसले के लिए अहम इजलास आज होगा। एनसीओसी के इजलास में तमाम सूबों के वज़ीर आला शिरकत करेंगे। वजीर तालीम शफकत महमूद कहते हैं गुज़िश्ता हफ्ते केसेस की तादाद बढ़ी है। अमेरिका की मारूफ IT कंपनी और नोबल इनाम याफ्ता मलाला यूसुफजई के दरमियान लड़कियों की तालीम के लिए 1 साल का मुआहदा तय पा गया। मलाला यूसुफजई का कहना है कि वो बहुत खुश हैं कि नौजवान राइटर्स की मदद कर सकेंगे। जी, तो शो के आगाज़ में सबसे पहले हम बात करेंगे कोरोना केसेस बढ़ने लग गए हैं दोबारा से, और आज इसी हवाले से एनसीओसी का एक अहम इजलास भी होगा जिसमें इस बात का तयन किया जाएगा कि अब स्कूल्स का दोबारा से मुस्तकबिल क्या होगा। क्योंकि केसेस हमने देखा है कि एक हफ्ते में बड़ी तेज़ी से बढ़े, और शफकत महमूद साहब ने कहा है कि गो के सिचुएशन अभी नवंबर और दिसंबर वाली तो नहीं है, लेकिन अभी अगर करंटली देखा जाए, जब से स्कूल खुले शफात, ये केसेस एकदम से दोबारा बढ़ना शुरू हुए हैं। जी जनाब, केसेस दोबारा बढ़ रहे हैं। और तालीमी इदारों के हवाले से अगर बात करें तो आज जनाब एक बड़ा अहम इजलास होने जा रहा है शफकत महमूद साहब की सरबराही में, जिसमें तमाम सूबों के वज़राए तालीम शरीक होंगे और लायामल तय किया जाएगा। सूरत हाल ऐसी नहीं जैसे मदिया बता रही थी कि जो शफकत महमूद साहब ने बताया है कि नवंबर दिसंबर में जैसी सूरत हाल सामने आ रही थी वैसी तो नहीं है। अलबत्ता गुज़िश्ता हफ्ते में केसेस बढ़ गए हैं। और दूसरी जानिब 65 बरस से ज़ायद उम्र के बुजुर्ग शहरियों को कोरोना वैक्सीन लगाने का अमल आज से शुरू किया जा रहा है। बिल्कुल शफात, और इसी हवाले से बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं वज़ीर सेहत मंत्री यास्मीन राशिद साहिबा। हम उनको शामिल गुफ्तगू करेंगे। डॉक्टर साहिबा, बहुत शुक्रिया आपने बाखबर सवेरा को वक्त दिया। डॉक्टर साहिबा, सबसे पहले तो इस प्रोसेस के हवाले से बताइएगा, वो जो मरहला जो आज शुरू होने जा रहा है जिसमें मोमर अफराद को कोरोना वैक्सीन लगाई जाएगी। जो सबसे इम्पॉर्टेंट ये चीज़ है कि जो लोग 65 साल से ज़्यादा उम्र के हैं उन सबको रिक्वेस्ट की गई थी कि आप मेहरबानी करके आप 111166 के ऊपर अपने ID कार्ड नंबर जो है वो एंटर करें, ताकि आपकी रजिस्ट्रेशन हो जाए। और फिर रजिस्ट्रेशन के मुताबिक आपको आपका हस्पताल जो है, जो करीब तरीन हस्पताल होगा, उसका पता दे दिया जाएगा, ताकि आप अपने आप को वैक्सीन लगवा सकें। और लोगों को ऑलरेडी इन्फॉर्मेशन दे दी गई है। लोग मुझे अप्रोच भी कर रहे हैं, लोग बता रहे हैं कि हमने जब रजिस्टर हुए हैं तो कल की तारीख ऑनवर्ड्स लोगों को टाइम मिलना शुरू हो गया है। और इंशाअल्लाह हम उम्मीद रखते हैं कि ये जो सिलसिला है बुज़ुर्गों के लिए, हमारे सीनियर सिटीजन्स के लिए, वो सिलसिला जो है वो बहुत तेज़ी से आगे बढ़ेगा। क्योंकि सबसे ज़्यादा हमें परेशानी इन्हीं लोगों के बारे में, तो वो बाकायदा रजिस्ट्रेशन करेंगे। इनका नंबर जो है वो वहाँ से सेंट्रली इनरोल हो जाएंगे। वो नंबर जो है उनको आ जाएगा, उस नंबर के बेसिस पे उनको बाकायदा बताया जाएगा किस अस्पताल से आपने जाके वैक्सीन लगवानी है, और वहाँ से जाके वो अपनी वैक्सीन लगवा सकते हैं।
अब जरा बताइए, वैक्सीन लगवाने के बाद भी क्या कोरोना से मुतालिक एहतियाती तदाबीर जरूरी है, और उस हवाले से लोगों में आगाही के लिए क्या इकदाम किए जा रहे हैं? देखिए, ये जो अभी वैक्सीन लगने लगी है, ये 2 डोज में लगेगी। एक अब लगेगी और फिर एक किसी दिन के बाद, तकरीबन 3 हफ्ते के बाद दोबारा लगेगी। जब तक आपके जिस्म के अंदर एंटीबॉडीज़ नहीं बनेगी तो आपकी कुव्वत मदाफ़ियत भी नहीं बनती। तो कुव्वत मदाफ़ियत को वक्त लगता है बनने में। और फिर सबसे बड़ी ये बात है कि आपको हिफाजती तदाबीरें फिर भी इख्तियार करनी चाहिए। हिफाजती तदाबीरें इसलिए इख्तियार करनी चाहिए क्योंकि एक तो म्यूटेंट स्ट्रेन्स भी आने शुरू हो गए। ये वैक्सीन लगने से अल्लाह ताला खैर रखे, इसके साथ आपकी जो कुव्वत मदाफ़ियत है वो बढ़ जाएगी। और खुदा न खास्ता अगर ये लगे भी तो इसकी शिद्दत कभी भी उतनी नहीं होगी। तो आपको हिफाजती तदाबीरें बिल्कुल नहीं छोड़नी। मास्क पहनने रखना है, तर्ज ज़िंदगी का हमें तब्दील करना पड़ेगा। देखिए, आज 1.25 साल हो गया कोरोना की वबा जो है वो पूरी दुनिया में फैली हुई है। और बड़ी बड़ी, आपको पता है कि ताकतें जो कहते थे बहुत बड़े बड़े वेस्टर्न पावर्स थे, उनके घुटने टेकने पड़ गए इस वबा के सामने। तो मेहरबानी करके हम जितनी हिफाजती तदाबीरें इख्तियार करेंगे उतना पाकिस्तान में बचत रहेगी। तो इसलिए न सिर्फ आपने मास्क पहनना है, हाथों को बार बार धोना, मुंह को बार बार नहीं छुआ करें। और फिर सबसे इम्पॉर्टेंट ये चीज़ है कि डिस्टेंस ज़रूर रखिए। और मास्क पहनने का मैं आपको बताऊं कि फ़ायदा सबसे बड़ा ये है कि जब आप मास्क पहन लेते हैं तो 90% चांसेस ये हैं कि आपको इंशाल्लाह ये बीमारी नहीं लगेगी। सही। अच्छा मैं ये भी बताएगा, क्योंकि आज एनसीओसी का एक अहम इजलास भी होने जा रहा है जिसमें ये भी देखेंगे कि अब स्कूलों के हवाले से क्या किया जाए, क्योंकि जो कोरोना का स्प्रेड बढ़ा है पिछले 1 हफ्ते में वो काफ़ी तशवीशनाक बात है। तो क्या तालीमी इदारों को पहले की तरह चंद रोज़ के लिए पाबंद करने की तजवीज़ भी ज़ेर गौर है सूबे में? देखिए जी, सारी सिचुएशन को दोबारा रिव्यू करेंगे। और जैसे मैंने आपसे कहा कि हर रोज़ तकरीबन एनसीओसी की मीटिंग होती है जिसके अंदर सारी फिगर्स जो हैं शेयर होती हैं, डेटा शेयर होता है। और उसको देखते हुए नेचुरली आंखें बंद करके तो नहीं रखेंगे, हमें फिर कोई इक़दाम उठाने पड़ेंगे। और लोगों को मैं बार बार वार्निंग इसी बात की देती हूँ कि देखें, पाकिस्तान एक गरीब मुल्क है और पाकिस्तान एक गरीब मुल्क होने के लिए हमारे लिए बहुत ज़रूरी है कि मईशत चलती रहनी चाहिए। ख़ास तौर पे वो लोग जो दिहाड़ीदार होते हैं उनको सबसे ज़्यादा नुकसान होता है। अगर ये जब स्टोर्स बंद शुरू हो जाएं, ये सारी जो हमारी वो जगहें जो मुलाजमतें देती हैं वो बंद होनी शुरू हो जाएंगी तो नुकसान दिहाड़ीदार का होता है। तो मैं तो ये कहूँगी कि ये आप इसको खिदमत खल्क समझा करें कि हम एक दूसरे को अगर बचा सकें इस वबा से तो ये सबसे बड़ा सदका जारी है। आप मास्क पहन के रखिए और ये बड़ा ज़रूरी है कि हम ये प्रैक्टिस करें। वरना मैं आपको ये बता रही हूँ कि बार बार बताना पड़ता है कि वबा कहीं गई नहीं है, दुनिया में भी मौजूद है और पाकिस्तान में भी इस वक्त मौजूद है। और आपको पता है ये एक ऐसी वायरस है जो बहुत जल्दी म्यूटेट भी करना शुरू कर देती है और म्यूटेशंस का भी हमें ख़दशा है। तो आपकी मेहरबानी होगी कि मैं तो आपके प्रोग्राम की वसादत से आपको रिक्वेस्ट करूंगी कि ये तो आप सुबह से ही बार बार दोहराएंगे तो लोग शायद आपकी बात सुनना शुरू कर देंगे और हिफाजती तदाबीरें जो हैं उनको इख्तियार करेंगे, क्योंकि हम नहीं चाहते कि बार बार मईशत का पहिया रोका जाए। इसका बहुत बड़ा नुकसान मुल्क को भी होता है। और बहुत शुक्रिया जी। डॉक्टर यास्मीन हमारे साथ मौजूद थी और जैसे कि मैं एसओपीज़ के हवाले से रोज़ बात करी और आज डॉक्टर यास्मीन राशिद भी इस हवाले से। देखिए, जब डॉक्टर्स आपके लिटरली तरले मिनते करने पर आ जाएं तो ये आवाम को भी समझना चाहिए कि गल वसोवार हो गई है, तो अब हमें ख्याल रखना पड़ेगा मज़ीद। और ज़रूरी शफात, जैसे लोगों को कहना कि हमने वैक्सीन लगवा ली तो बस अब आज़ाद है ना, हमने मास्क पहनने हैं, हम लोगों से जफ्फियाँ भी डालें, हम कुछ भी करते फिरें, कोरोना में कुछ नहीं कहेगा। बिल्कुल जी, ये बात समझने की ज़रूरत है कि जो कोरोना वैक्सीन है ये एक आर्जी एक कंट्रोल है, एक आर्जी सद्देबाब है जो हम कर सकते हैं, इससे ज़्यादा हम कर नहीं सकते। तो बाकी हुकूमत भी जो है गरीब मुल्क की गरीब हुकूमत है जी। हुकूमत भी एक हद तक कि आप पे मैं क्या कर सकती है, कानून बना सकती है, जुर्माने लगा सकती है, आपको रस्सी से बांध तो नहीं सकती। तो वो आपने काम जो है ना, जुर्माने शफात हम डे 1 से कह रहे हैं कि जुर्माना तो लगाना पड़ेगा वरना नहीं सुधरेंगे। कितने लगाएंगे जुर्माने? कोई सुन कौन रहा है बात को? बात यही है कि वो लोग जो है वो डिसाइड कर चुके हैं शफात, यही कि लोग भाई हमने नहीं करना। जो यहाँ पे मास्क नहीं लगा रहे थे ना, ये जरा सिर्फ 2 घंटे की फ्लाइट लेके दुबई चले जाए ना तो वहाँ पे मास्क उनको लगाना पड़ता है, कि उनको पता है कि वहाँ पे उनको पड़ेगा हैवी फाइन। तो यही आप यहाँ पे भी करें, आप यहाँ पे लगाएं फाइन, ताकि लोग यहाँ पे लिटरली बंदे का पुत्र बन के रहें, ताकि ये जो कोरोना है ना इस पे किसी तरीके से कंट्रोल कर सके। अब एक और चीज़ के बारे से बात करेंगे जो कि बिल्कुल भी कंट्रोल में नहीं आ रही। जी जनाब, और वो है कुकड़ी नहीं आ रही जनाब कंट्रोल में। क्यों नहीं आ रही जी? कहते हैं जी
पोल्ट्री एसोसिएशन वाले कहते हैं जी शादियां हो रही हैं, ब्याह हो रहे हैं, लोग ब्याह ज्यादा खा रहे हैं और ब्याह में चलती है कुकड़ी, इस वजह से कुकड़ी भी ज्यादा खाई जा रही है, जिसकी वजह से कुकड़ी की डिमांड जो है वो वसों बाहर हो गई है एंड दैट्स वाई कुकड़ी की कीमत जो है वो 500 रुपए से तजावज कर गई है। मतलब आपको सुभान अल्लाह। सुबहान अल्लाह। उन्होंने बोला जी कि रजब और शबान में ना शादियां बहुत ज्यादा होती हैं और हाँ जी। इसकी वजह से अब पिछले जो दिसंबर और नवंबर गुजरा था उसमें भी बोला था जी सर्दियां, आपको तो पता है जी। सर्दियों में शादियां कितनी होती हैं, हाँ। वो शादियां हो गई। लेकिन अब उन्होंने कहा जी रजब और अब देख लेते हैं जनाब, आज 25 रजब तो हो ही गई है, तो अब देखते हैं कि आगे आने वाले महीने में और मुर्गी कितनी महंगी होती है। लेकिन शफात दूसरी जानिब हमने ये भी देखा कि जो पाकिस्तान कंज्यूमर एसोसिएशन है उन्होंने इस सिलसिले में एक मुहिम चलाई है और उन्होंने कहा कि जी आप चिकन का बॉयकॉट कर दिया। अब बेचारी और तो कुछ नहीं कर सकती। हमने देखा जब चीनी भी महंगी हो जाती है तो पाकिस्तान कंज्यूमर एसोसिएशन यही कहती है कि जी आप चीज़ों का बॉयकॉट करना शुरू करें, हाँ। क्योंकि आप बॉयकॉट करेंगे तो चीज़ों की प्राइसेस कम आएंगी। बट बॉयकॉट करने के अलावा क्यों हमारे पास ऐसी कोई मरबूत हिकमत-ए-अमली नहीं है जिसकी वजह से हम चीज़ों की प्राइस को कंट्रोल में कर सकें? ये बड़ा जरूरी है जनाब कि हमारे पास सिवाय बॉयकॉट के और कोई रास्ता रह नहीं जाता। फिर किस किस चीज़ का बॉयकॉट करें? फिर आप चिकन का भी करें, फिर आप गोश्त का भी करें, फिर आप मटन का भी करें, फिर आप आटे का भी करें। दूध का भी करें, फिर आप आटे का भी करें, चीनी का भी करें। चीनी का भी करें, हर चीज़ का दवाइयाँ बॉयकॉट करते शफात, दवाइयाँ महंगी होगी तो अब हम कहेंगे हम दवाइयाँ नहीं कहेंगे, हम बॉयकॉट कर रहे हैं। हैं। जी वो गरीब सी यहाँ बात तो है। मशीनरी को पब्लिक काम क्या करना कहती है? पब्लिक की राय जानते हैं। बेरोजगार हैं। आज अगर एक गरीब बंदा एक 10 रुपए 4-6 रुपए का चीज था वो आज 20-25 रुपए में एक अंडा मिल रहा है। आज मुर्गी का गोश्त 400 रुपए 380 रुपए पे पहुंच गया। आगे रमजान आ रहा है, लोगों का ना कारोबार है ना कुछ है, तो ये रमजान में फिर ये गरीब कहाँ जाएंगे? मुर्गी जो है ये पंजाब की तरफ से जो है महंगा आ रहा है। पहले जो था 230, 220, 250 आखिरी तक चला जाता था, अभी एकदम से 400 रुपये तक पहुंच गए। एक्चुअल महंगाई भी है लेकिन उसमें मसनूई महंगाई भी बहुत ज़्यादा है। ठीक है, अगर हम मसनूई महंगाई को कम करें, हम लोग खुद भी उसमें कंट्रीब्यूट करेंगे तो इस पर कंट्रोल भी पा सकते हैं। महंगाई ऊपर जाकर वापस आने का नाम ही नहीं ले रही। हर चीज़ महंगी हो गई है, गरीब बंदा कहाँ जाएगा? किन्नी 100 रुपए के ऊपर पहुंची खड़ी है, 800 रुपए पत्ती आ रही हैगी हमारी, दूध 110 रुपए दूध आ रहेगा, तो अब 10 की या 15 की 20 की चाय दें तो हमें कैसे वारा खाएगी? फिर हर चीज़ तो महंगी है, जो चीज़ लेने जो नए रेट पे होती है, एक दिन रेट होता है दूसरे दिन नया रेट होता है। आटा देख लें, घी देख लें, दालें देख लें, चने देख लें, चीनी देख लें, आप कहाँ जा रहे हैं? 100 रुपये 105 रुपये किलो मिल रही है चीनी। बच्चा है जो हमारे पास काम करता है बेचारा, उनका भी गुजारा नहीं होता, वो दिहाड़ी बढ़ाए उनकी तो हमारा गुजारा नहीं होता। गरीब तर हो रहा है, मालदार तर हो रहा है, तो हम चाहते हैं कि हुकूमत कम अज़ कम इन गरीबों का, इन रेडिबानों का, इन निचले पेशेदारों का ख्याल रखे। अवाम शदीद परेशान है, समझ में नहीं आ रही। अभी तो बोला जा रहा है कि जी रजब है, आगे शबान है, शादियां बहुत होती हैं तो मुर्गी की कीमत बढ़ गई है। फिर रमज़ान में आपके जस्टिफिकेशन देखिए, क्योंकि रमज़ान में तो हर शय जो है वो महंगी हो जाती है और इसी महंगाई को कंट्रोल करने के लिए हुकूमत ने कहा है कि वो इकदाम करेगी हमेशा की तरह। लेकिन इकदाम क्या होते हैं आपके सामने। विफाकी काबीना के इजलास में भी ये कल जो अहम इजलास हुआ है, इसमें भी मसला डिस्कस हुआ है और मईशत को मजीद मुस्तहकम बनाने के लिए अहम कानून साजी की भी मंजूरी दी गई है। वज़ीर ख़ज़ाना हफीज़ शेख कहते हैं कि हमारा बड़ा मकसद महंगाई की रोकथाम है और स्टेट बैंक का मरकजी काम महंगाई कम करना है। इस बारे में मरकजी बैंक आज़ादाना फैसले करेगा। गवर्नर स्टेट बैंक के ओहदे की मियाद 5 साल कर रहे हैं। स्टेट बैंक अब पार्लियामेंट को जवाबदेह होगा। वफाकी काबीना ने इनकम टैक्स तरमीमी बिल 2021 के मुसवदे की मंजूरी भी दे दी। टैक्सेस में छूट कम भी में छूट के हवाले से बात भी की जा रही है। टैक्स छूट कम या ख़त्म करने से वसूली बढ़ेगी, ये कहना था वज़ीर ख़ज़ाना अब्दुल लतीफ़ शेख साहब का। क्या कहा आपको सुनवाते हैं। जो कानून था वो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के लिए मज़ीद ऑटोनॉमी का है। मरकजी ऑब्जेक्टिव होगा वो यही होगा, टू कंट्रोल इन्फ्लेशन, टू फाइट द इंक्रीज इन प्राइसेस। स्टेट बैंक का जो गवर्नर है उसके टर्म में भी 5 साल का इजाफा होगा। स्टेट बैंक जो है उसको पार्लियामेंट के अंदर अकाउंटेबल भी किया जा रहा है। जो पाकिस्तान के टैक्सेस का निज़ाम है उसमें कई तरह की एग्जेम्पशंस हैं। मकसद ये है कि इन एग्जेम्पशंस में कमी की जाए ताकि जो टैक्स का निज़ाम हो वो यूनिफॉर्म हो। शफात, ये जो बोला क्या मुझे समझ में नहीं आई। टैक्स में छूट कम की जाए मतलब टैक्स बढ़ेगा? नहीं जी, बहुत सारे ऐसे सेक्टर्स हैं जहां पे टैक्स का रेट कम रखा हुआ है ताकि वो सेक्टर प्रमोट हो। और ये कौन से इसमें आ जाते हैं? हमारे बहुत सारे सेक्टर्स आ जाते हैं। बहुत सारे सेक्टर्स हैं जो कि एक्सपोर्ट की प्रमोशन के हवाले से
जिनको फैसिलिटेट किया जाता है कि वो टैक्स कम दें। अब कह रहे जी वो जो टैक्स रिलीव है ना वो जरा हम खत्म करेंगे ताकि लोग जरा टैक्स ज्यादा दें तो ज्यादा वसूली हो। तो क्या नीचे लोगों से टैक्स कम कहते हैं? क्योंकि देखिए शफात, टैक्सेस एक तो इतने ज्यादा हैं ऑलरेडी, जो बेचारा जो डेली बेसिस क्या बोले, मतलब जिनकी सैलरी होती है उनको टैक्स देना ही देना है, ठीक है। लेकिन इसके अलावा शफात फिर मरात आपको क्या दी जाती हैं? अगर बाहर के ममालिक से हम कंपेयर करते हैं तो आपसे अगर टैक्स ले लेते हैं उसके बाद वो आपको फ्री एजुकेशन देते हैं, आपकी हेल्थ पे वो आप काम कर रहे थे जो कि पता चल रहा होता है। यहाँ पे तो किसी चीज पे छूट नहीं है, हर चीज में टैक्स है। पॉइंट इज रेस्टोरेंट चले जाएं, कपड़े वेरी खरीदें, वैलिड। टैक्स। और टेक्निकली टैक्स छूट का महंगाई से कोई ताल्लुक नहीं बनता, खास तौर पे जिस तरह से हमारे सेक्टर्स हैं। लेकिन ये बात कि स्टेट बैंक महंगाई को कंट्रोल करे, ये बात भी समझ में नहीं आती जनाब। ये कैसे मुमकिन है? इस हवाले से हमारे साथ माहिर मईशत मौजूद होंगे जनाब मुजम्मिल असलम साहब, उनसे भी कुछ दिन में रब्ता करते हैं। इसका मतलब है कि खुद गवर्नमेंट ने कहा कि हम नहीं कर पा रहे, हम कोई ऐसी हिकमत अमली नहीं बना पा रहे, क्योंकि इतने बार नोटिस पे लिया गया, इजलास भी बुलाए गए, तो हम क्योंकि नहीं कर पा रहे, तो ये स्टेट बैंक देखिए महंगाई खास तौर पे ये जो अजनास की महंगाई है ना, इसकी एक केमिस्ट्री है। नंबर एक, इसकी एक प्रोडक्शन की प्लानिंग है। प्रोडक्शन की प्लानिंग के फेज में पता चल जाता है कि जनाब ये कितनी प्रोडक्शन होगी ताकि उस हिसाब से महंगाई हो सके। शफात, इतने तो हम शोज कर चुके हैं, जब भी कोई शख्स आते हैं प्रोडक्शन की प्लानिंग के बारे से बात होती है तो कहते हैं वो प्लानिंग ही नहीं है। प्रोडक्शन की प्लानिंग अलग है, फिर इंपोर्ट की प्लानिंग। इंपोर्ट की प्लान जनाब, जब मुल्क में एक दफा बहरान खड़ा हो जाता है, कीमतें ऊपर चढ़ जाती हैं, उस वक्त इंपोर्ट का ऑर्डर आता है। 2 महीने बाद इंपोर्ट आती है, 2 महीने बाद अगर वो चीज आती है तो लोग उसमें करोड़ों अरबों बना चुके होते हैं। एनीथिंग। मुजम्मिल असलम साहब हमारे साथ मौजूद हैं। मुजम्मिल साहब, हमारी बातचीत आप सुन रहे थे। कहते हैं जनाब, हफीज शेख साहब कहते हैं कि स्टेट बैंक का काम है कि महंगाई को कंट्रोल करना। जो अजनास की और फूड इन्फ्लेशन, खास तौर पे 20% से ऊपर चली गई है फूड इन्फ्लेशन, इसमें स्टेट बैंक क्या कर सकता है? जी अस्सलाम वालेकुम आप दोनों को सुबह सबसे पहले तो अच्छा, ये जो है इशू जो आप जो बता रहे हैं कि स्टेट बैंक महंगाई को कंट्रोल कैसे कर सकता है, ये एक बिल्कुल अलग सी चीज है। जैसे स्टेट बैंक जो है, महंगाई 2 तरीके से होती है जी। एक होती है एडमिनिस्ट्रेटिव इशू और एक होती है मॉनेटरी फिनोमेना। एडमिनिस्ट्रेटिव इशू जो आपने बात की बिल्कुल उसी तरीके से होती है, जैसे अगर गंदम शॉर्ट हो जाए मुल्क में या बारिशें हो जाएं और जो है फसलें तबाह हो जाएं, तो स्टेट बैंक कैसे उसको कंट्रोल कर देगा? बिल्कुल नहीं कर सकता। तो वहां पे गवर्नमेंट का रोल आ जाता है, एडमिनिस्ट्रेटिव इश्यूज आ जाते हैं, ठीक है। दूसरी तरफ अगर स्टेट बैंक का जो मॉनेटरी फॉर्म होता है, ये होता है कि स्टेट बैंक का दुनिया में काम होता है कि प्राइस स्टेबिलिटी करना। अच्छा, वो प्राइस स्टेबिलिटी वो पैसे के कंट्रोल से करता है। मिसाल के तौर पे अगर हम सबको फ्री पैसा पकड़ा दे स्टेट बैंक, तो हम क्या करेंगे? अगर हमारे पास पैसा हाथ में आ जाए तो हम खरीदो फरोख्त शुरू कर देंगे, और जब सब खरीदो फरोख्त करना शुरू कर देंगे तो वो चीजों की कीमतें बढ़ना शुरू हो जाएंगे। तो स्टेट बैंक क्या करता है, उसके हिसाब से सिस्टम में पैसे को कंट्रोल करता है। ये आप अफराद ज़र के वाले से बात कर रहे हैं सर, और बिल्कुल दुरुस्त, आपने सही मिसाल दी, बिल्कुल इसी तरह करता है। लेकिन अगर स्टेट बैंक को कंट्रोल देने की बात हो रही है तो क्या हम इससे मतलब अखज़ करें कि अगर इन्फ्लेशन 20% पे चली गई है तो क्या शरह सूद भी बढ़ने का खदशा है? देखें, बात यह है कि स्टेट बैंक का रोल कंट्रोल देने की बात ही नहीं है। स्टेट बैंक का काम ही सबसे, उसका जो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव होता है प्राइस स्टेबिलिटी होता है, ठीक है ना। अच्छा, वो क्यों होता है कि अगर प्राइस स्टेबल होगी तो मुल्क में शरह सूद कम होगा, और जब शरह सूद कम होगा तो वो माशी ग्रोथ के लिए, इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए शरह नमू में जो है वो हेल्प करता है, ठीक है। अब माजी में ये जो पाकिस्तान में जो है 1996 से ये पेंडिंग था कि स्टेट बैंक को आप इंडिपेंडेंस दे दें। दुनिया में जितने भी जो काम बैंक होते हैं, चाहे फेडरल रिजर्व हो, जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हो, ठीक है ना, अदर देन सऊदीज और ये गल्फ कंट्रीज, ये बैंक्स इंडिपेंडेंट ऑफ गवर्नमेंट होते हैं और ये अपने इंडिपेंडेंट डिसीजन लेते हैं, और एक तरीके से ये गवर्नमेंट की पॉलिसीज में चेक होता है इनका कि अगर गवर्नमेंट खुदा ना खास्ता अपने इलेक्शन जीतने के लिए या अपने मकासद के लिए अगर शरह वो स्पेंडिंग कर रही है, कर्जे ले रही है, तो उसको जो है ये चेक करते हैं शरह सूद से। आपने देखा होगा अमेरिका में जब फेडरल रिजर्व बैंक के जो वो चेयरमैन होते थे, तो उनका जो मुवाखजा करती थी वहां पे जो उनकी सेनेट की कमेटीज करती थी, या वो आपने देखा होगा जो वो वहां पे बैठ के टेस्टिमनीज हो रही होती थी। पिछले दिनों गूगल का सीईओ भी बैठा होता था। बड़े मनाजिर आ चुके हैं फेसबुक के ओनर के हवाले से और गूगल के हवाले से। जी, तो लोगों ने कल से गलत खबरें उड़ा दी हैं
कि अगर ये स्टेट बैंक के हाथ में दे दिया तो पता नहीं क्या होगा। आपको याद होगा हम साल पहले इसी तरह बात कर रहे थे। मैं मुजम्मिल साहब, ये आप बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे हैं, यू आर एब्सोल्युटली राइट। लेकिन मुजम्मिल साहब, मुझे अब एक बात बताइएगा, अब जो आम आवाम में बैठ के सुन रही है ना, जो परेशान बैठी है इस वक्त, उसके बच्चे के स्कूल की फीसें भी बढ़े, उसके घर के किराए भी बढ़े, तेल की प्राइस भी बढ़ी है, जो अजनास की कीमतें बढ़ी है, मुर्गी की कीमत बढ़ गई है, पोल्ट्री की कीमत बढ़ गई है, दूध की कीमत बढ़ गई है, वो परेशान बैठा है, उसको नहीं टेक्निकल बातें समझ में आती। वो कहते हैं चले ठीक है, अभी आप मुझे ये जस्टिफिकेशन दे रहे हैं कि जी अभी चीज़ें इसलिए महंगी हो रही है कि जी रजब और शाबान है, तो आगे आ जाएगा रमज़ान, तो आपको लगता है कि कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें बन जाएंगी, आप इतने होपफुल हैं कि 2 महीने बाद थोड़ी बहुत सूरत हाल बेहतर हो जाएगी या मज़ीद वर्स हो जाएगी? देखिए, मैं मदिया आपको बताऊं कि ये जो हमारे जो ज़ेर इस्तेमाल चीज़ें होती हैं वो एक नहीं है, हज़ारों चीज़ें होती हैं। लेकिन हम यूजुअली करते क्या है कि आजकल मौसम है मुर्गी की कीमतें बढ़ने, तो हमें हर जगह मुर्गी नज़र आती है। जब हम कपड़े भी चेंज कर रहे होते हैं तो हमें मुर्गी नज़र आती है, जब हम गाड़ी चला रहे होते हैं तो हमें मुर्गी नज़र आती है। आज से 3 महीने पहले आपको याद होगा सब्जियां हाथ नहीं लगा सकते थे, इतनी महंगी थी। अंडे जो है आपको याद होगा कि सर्दियां शुरू नहीं हुई थी और अंडे कहाँ से कहाँ निकल गए थे। बिल्कुल। तो ये जो है, ये बास कमोडिटीज में एक क्राइसिस आ जाता है। इस वक्त पूरी दुनिया में कल जो है ऑल टाइम हाई घी की प्राइसेस लगी, घी और तेल की। अब अगर बाहर पूरी दुनिया से आपके मुल्क में तेल आता है और बाहर की रेट बढ़ चुके हैं, तो आप क्या कर सकती है हुकूमत? तो कुछ नहीं कर सकती। और ये मुर्गी की बात ये है, तो ये जब लास्ट ईयर कोविड आया था तो बहुत सारे मुर्गी खाने जो हैं वो बंद हो गए थे, नुकसानात कर दिए थे उन्हें। इस वक्त अगर पाकिस्तान में पहले 100 मुर्गी खाने थे, इस वक्त 70 या 72 चल रहे हैं। ये एक शॉर्ट टर्म फिनोमेना है। रेट अच्छे हो गए, मुर्गी के जो पोल्ट्री फार्म होते हैं वो बहुत जल्दी लग जाते हैं। आप देखेंगे 1-2 महीने में ठीक हो जाएगा। तो बहुत सारी चीजों की कीमत है, लेकिन उस वक्त तक कोई और चीज की कीमत बढ़ना शुरू हो जाएगी। तो ये एक फिनोमेना है। अभी जैसे सेनेट के इलेक्शंस की वजह से हुकूमत पेट्रोल की कीमत नहीं बढ़ा पा रही थी, तकरीबन 30% बाहर पेट्रोल की कीमतें बढ़ चुकी हुई हैं। अब 15 तारीख को सेनेट के इलेक्शन खत्म हो जाएंगे, हुकूमत मैं आपसे गारंटी करता हूँ इस दफा 5, 8, 10 रुपए बढ़ा देगी। बिल्कुल, और ये लग भी रहा है, क्योंकि अगर सिर्फ पड़ोसी मुल्क भारत में ही देख लें तो वहाँ पे 100 रुपए लीटर हो चुकी है, जो पाकिस्तानी रुपयों के हिसाब से तकरीबन 200 रुपए लीटर बनती है। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब मुजम्मिल असलम साहब, हमारे साथ मौजूद थे। खबर ये दे रहे हैं कि सेनेट इंतखाबात हो जाएं तो उसके बाद मजीद महंगाई हो सकती है। चले, हो सकता है आगे 26 मार्च को लॉन्ग मार्च शुरू हो, क्योंकि पीडीएम ने तो कहा था महंगाई के खिलाफ निकले हैं। अच्छा चलिए, उन्होंने कहा था ब्रेक ले लें छोटा सा। उन्होंने महंगाई के खिलाफ कहा था ना शफात। ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद खुशामदीद कहते हैं आपको ख़वातीन और हज़रात। क्या हाल है? ठीक ठाक है, मज़े में? मदिया क्या खबर सुना रहे हैं इनको? भाई शफात, आगे हम जरा बढ़ के हमने बच्चों की बात करनी है। हमने कहा चलें ठीक है, हमने महंगाई पे बड़ी बात करी है, तो हम रोज़ ही बात करेंगे। ये महंगाई और हमारा ना चोली दामन का साथ है। हम महंगाई की बात करना नहीं छोड़ सकते, क्योंकि जब तक महंगाई कम नहीं होगी हम भी इस मसले की जान नहीं छोड़ेंगे। हाँ, है ना? कितना अच्छी बात है। देखो, लोगों को हम अपने अपने से लग रहे हैं। हाँ, लोगों को एग्जैक्टली, क्योंकि हम भी उतने ही रो रहे हैं ना, हम सब मिलकर रो रहे हैं। आंटी की आंखों में आंसू आ गए, वहीं से वो डकरे जा रही हैं हमारे। आप देखें, कोई बात नहीं आंटी, ये तुम्हारा फर्ज था। एनीवे, क्या बात कर रहे हैं जनाब? स्कूल जो बच्चे जाते हैं उनकी हम इम्यूनिटी बढ़ाएं। क्यों? ताकि उनको कोविड ना हो। क्यों? ताकि उन्हें बुखार, वायरल नज़ला, जुकाम, खांसी, गले खराश ना हो। और वो कैसे होगी जनाब? कि आप उन्हें अच्छे खाने खिलाएं। अब माए कहती हैं यू नो नथिंग जॉन स्नो, बच्चों को अच्छे खाने हम नहीं खिला सकते। बच्चे खुद जो चूजते हैं, हम भी वही चूज करके उनको बच्चों को फ्यूज करवा देते हैं। बिल्कुल। और बात होता है ये जो फ्रोजन बच्चे, क्योंकि नगेट्स बड़े शौक से खाते हैं। आई एम श्योर तमाम तर खवातीन जो मैं देख रही हैं, उनके बच्चों की पसंदीदा चीज होती है खाने की। अगर बच्चे कुछ ना खा रहे हो, नगेट्स और फ्राइज बच्चे शौक से खा लेते हैं। और बच्चे वो तमाम चीज, सॉसेजेस बड़े बच्चे शौक से खाते हैं। ये तमाम तर चीजें जो कि आपके बच्चों की सेहत के लिए अच्छी कतई नहीं है। तो आपने अपने बच्चों को कतई वाली कैसे बोलते हैं? मुझे नहीं बता कैसे वाली? कतई नहीं है।
चपकता ही नहीं है, हाँ, चपकता ही बिल्कुल, वाला। कट सही नहीं है। तो ऐसी क्या चीज़ें आपने अपने बच्चों को खिलानी, क्योंकि अभी आप देख रहे हैं ना कि आज एनसीओसी का हम इजलास भी होने वाला है, और क्योंकि स्कूल खुलने की वजह से कोविड बढ़ रहा है और बच्चों के अंदर भी कोविड का स्प्रेड बढ़ रहा है, तो ऐसी क्या चीज़ की जाए कि हम अपने बच्चों की इम्यूनिटी इतनी स्ट्रॉन्ग कर दें, उनको ऐसी कौन सी अच्छी ग़िज़ाएँ खिलाएँ कि हमारा बच्चा जो है वो सेफ और प्रोटेक्टेड रहे उन तमाम तर वायरसेस से, चाहे वो कोविड हो या किसी भी और किस्म का वायरस जो कि फैला हुआ हो। डाइटिशियन है जनाब अरीशा खान साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं, उन्हें शामिल गुफ्तगू करते हैं। बहुत शुक्रिया जी वक्त देने के लिए। बच्चों को नाश्ता कराना है, अभी ये थोड़ी देर पहले हमारे घर में फटा पड़ा हुआ था और रोला पड़ा हुआ था कि जी बच्चा नाश्ता नहीं कर रहा, और उसने कहा जी मैं नाश्ता करके नहीं दिखाऊंगा, और हमने बड़े लारे लालचे दी। फाइनली उसने बामी मुज़ाकरात के बाद वो सेनेट की एक सीट देने पे, सॉरी नाश्ता करने पे आमादा हो गया, सेनेट इलेक्शन सर पे चढ़ा। तो क्या करें जी, नाश्ते में क्या खिलाया करें बच्चे को, क्या बेहतरीन चीज़ है? पहला मील होता है पूरे दिन का, वो एक कंप्लीट मील होना चाहिए जो बच्चों की भूख को, उनकी सेटाइटी लेवल को पूरे दिन में कि उनका पेट भरा रखे और उनको पूरी नशो नुमा दे। उसके लिए सबसे अच्छी चीज़ें जो हमारे यहाँ प्रैक्टिस है सबसे ज़्यादा कि ब्रेड्स का इस्तेमाल करना, जिसके अंदर सैचुरेटेड फैट भी बहुत होता है, सॉल्ट भी बहुत होता है। उससे अच्छा है हम बच्चों को होल ग्रेन मील दें, जैसे कि चक्की के आटे की चपाती हो गई या पराठे का इस्तेमाल हो गया, या फिर उन ब्रेड्स का इस्तेमाल हो गया जिनमें ग्रेन्स बहुत ज़्यादा यूज़ हो और हाई फाइबर फूड हो। उसके साथ प्रोटीन में हम लीन प्रोटीन जिनमें एग्स होते हैं, बच्चे अंडे बहुत शौक से खाते हैं और अलग अलग शक्लों में, जैसे स्क्रैम्बल्ड एग हो गया या आमलेट हो गया जिसमें हम अलग अलग तरह की सब्जियां भी मिला के दे सकते हैं। उसके साथ साथ ड्रिंक्स में हम लोगों को बच्चों को चाहिए कि हम बिल्कुल हाई शुगरी ड्रिंक्स, जो एक नॉर्मल प्रैक्टिस है हमारे यहाँ, उसकी जगह दूध का इस्तेमाल या दही का इस्तेमाल कराया जाए। तो इस तरह से हम बच्चे को एक पूरा कंप्लीट मील दे सकते हैं। पीनट बटर का इस्तेमाल हो सकता है उसके अंदर, हम उसको ओट्स के अंदर थोड़ा वॉलनट्स को और इन चीज़ों को ग्राइंड करके भी दे सकते हैं। अच्छा, बच्चे ये तमाम तर चीज़ें ही तब खाएंगे जब हम उनकी जंक फूड और प्रोसेस फूड खाने की आदत जो है ना वो छुड़वा सकेंगे। बच्चों के अंदर बिल्कुल रुझान ही नहीं है कि वो सब्जियां भी खाएं, तो हम बच्चों के अंदर ये रुझान कैसे पैदा कर सकते हैं? हम किस तरीके से अपने बच्चों को घेर के सब्जियों की तरफ और अच्छे फूड की तरफ ला सकते हैं? इसके लिए ये प्रैक्टिस बच्चों के लिए बहुत शुरू से होनी चाहिए, जिसको हम वीनिंग पीरियड कहते हैं। मीन्स जब बच्चों को नए नए तरह के खानों का इंट्रोडक्शन करवाया जा रहा होता है, तो माँ को चाहिए कि एट दैट टाइम बच्चों को चॉकलेट्स और इन चीज़ों से बेहतर अलग अलग तरह के टेस्ट पर, अलग अलग तरह के टेस्ट और टेक्सचर के खानों को इंट्रोड्यूस कराया जाए। बहुत इनिशिएट लेवल से ये करेंगे तो फिर आगे जाके ये ईजी भी होता है। फॉर दैट ये भी हो सकता है कि अगर जो बच्चे बहुत ज़्यादा जंक फूड में हैं, आप उनको अपने साथ मील प्रिपरेशन या फिर शॉपिंग में, इन चीज़ों में साथ में इनको रखें। इन पार्टिसिपेशन से बच्चों के अंदर बहुत मोटिवेशन आती है। और फिर सेकेंडली हम उनको फ्रूट्स, वेजिटेबल, एक स्वीट मीठे की जगह फ्रूट्स का इस्तेमाल करवाएं, उनको अलग अलग शेप और अलग अलग शक्लों में इस्तेमाल कराएं। अब ज़्यादा इम्पोर्टेंट मामला है, बच्चों को हम लंच में क्या दें, क्योंकि ये बड़ा मसला है, बड़ा रोला है बच्चों के लिए भी। उनको चाहिए जनाब लंच में चॉकलेट, क्रैकर, और अगर आपने सेब रख दिया तो बच्चों की नज़र में आप उनके दुश्मन हैं। इस गुत्थी को कैसे सुलझाएं आप जज साहब? अमूमन तौर पे मदर्स अपने बच्चों ने स्कूल में प्रोसेस मीट, जो हम डब्बों के खाने कहते हैं, वो दे रही होती हैं, या फिर पैकेट के खाने दे रही होती है। उससे बेटर है हम उनको फ्रूट्स दें। 12 महीने आने वाले फ्रूट जो होते हैं, जिनमें एप्पल हो गया, बनाना हो गया, हम उनको भी साथ में रख सकते हैं, और अलग अलग तरह के फल काट के भी साथ में रख सकते हैं। और जहाँ तक बात नगेट्स की या फिर इस तरह के प्रोसेस मीट की आती है, तो हम उनको घर पे भी बना के दे सकते हैं, और बिल्कुल अलग तरह से। जैसे कि यूँ कहे कि हम उनको नगेट्स घर के बना के दें, तो हमें इस चीज़ का आइडिया होगा कि हमने उसमें क्या डाला है। उसमें हम साथ में कुछ वेजिटेबल चंक्स, जैसे कि मटर हो गया या फिर कैरेट हो गई, इन चीज़ों को भी डाल सकते हैं। साथ में बच्चों को जैसे क्यूकम्बर हो गया या इस टाइप के रॉ फूड्स बहुत पसंद होते हैं, वेजिटेबल्स, हम उनको भी इनकॉर्पोरेट करा सकते हैं। होल ग्रेन ब्रेड के साथ हम स्क्रैम्बल्ड एग को भी इसमें सैंडविचेस बना के दे सकते हैं, जो कि बेटर होगा किसी बेकरी के सैंडविचेस से देना। और योगर्ट स्मूदीज बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद होता है, फ्रोजन योगर्ट। अरिशा जी के लंच के अलावा अभी कुछ देखें ना, अब गर्मियाँ आने वाली है, जब स्कूल जाते तो हमें ये डर होता है कि बच्चा डिहाइड्रेट ना हो जाए, तो हम बच्चों को ना बड़े मुख्तलिफ रंगों के शरबत बना के दे देते हैं। तो क्या ये शरबत जो है ये हमारे बच्चों की सेहत के लिए अच्छे है? कोई ऐसा तो नहीं कि बच्चों का शुगर लेवल, क्योंकि हम बच्चे को बचपन से जितना मीठा पिलाने की या खिलाने की आदत डालेंगे, बच्चे की आदतें पक्की होती चली जाएंगी, तो बच्चों को मशरूब में क्या दे सकते हैं हम? बच्चों के लिए सबसे बेटर तो ये है कि हम लोग उनकी वाटर बॉटल्स बहुत कलरफुल तरह की, जो उनकी फेवरेट कलर्स होते हैं, कार्टून्स होते हैं, वो दें।
इससे बच्चों में बहुत मोटिवेशन होती है बार बार पानी पीने की। सेकेंडली हम ये कर सकते हैं कि हम बच्चों को लेमनेड की फॉर्म में दें, क्योंकि अमूमन तौर पे बच्चे फिर डब्बों के में बंद जो हाई शुगरी बेवरेजेस होते हैं या फिर कोल्ड ड्रिंक्स होते हैं उनका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करते हैं। तो हम बच्चों को इनकी जगह लेमनेड्स का इस्तेमाल करा सकते हैं, जिसको हम नींबू की शिकंजी भी कहते हैं। और उसी के साथ साथ हम उनको या फिर ऑरेंज जूसेस का इस्तेमाल करा सकते हैं, जो घर के निकले हुए घर का बनाया हुआ ऑरेंज जूस होता है। उसके साथ जो हम उनको फ्रूट्स का इस्तेमाल कराते हैं, जैसे जिनमें हाई वाटर कंटेंट हो, अभी गर्मियों में तरबूज का इस्तेमाल, खरबूजा आना, ये चीज़ें बहुत कॉमन होंगी। तो हम इस तरह के क्यूकम्बर या तरबूज का इस्तेमाल बच्चों को साथ साथ करा सकते हैं। बच्चे पॉप्सिकल्स जो कि एक फ्रोज़न आइसक्रीम की तरह होता है, वो बहुत शौक से लेते हैं। तो हम उनको घर पे भी बना सकते हैं, बिल्कुल फ्रीज़ करके ऑरेंज जूसेस के ज़रिए हम उनको पॉप्सिकल की फॉर्म में दें, इस तरह की फॉर्म में कि बच्चे बहुत मोटिवेट हो उसको खाने में। तो ये सब चीज़ें बच्चों की हाइड्रेशन में, स्पेशली लस्सी का इस्तेमाल, हम लस्सी के अंदर थोड़े से फ्लेवर ऐड कर दें, मैंगो का इस्तेमाल कर लें या फिर अलग अलग तरह के फ्रूट्स का इस्तेमाल कर लें। सही। उसके साथ बच्चों को चॉकलेट हम लोग बहुत ज़्यादा देते हैं दूध में मिलाकर, लस्सी में या मिल्क शेक में, जो कि बहुत गलत प्रैक्टिस है। उसकी वजह से बच्चों का कैल्शियम एब्जॉर्ब नहीं हो पाता और फिर बिल्कुल, उसका बच्चों के शुगर लेवल भी बढ़ जाती है। एक तो बच्चे बहुत ज़्यादा फॉर नो रीजन भी हो जाते हैं, और साथ में ये जो बच्चे मीठी मीठी खाते हैं ना, ये बच्चों के दांतों के लिए भी बड़ी ज़्यादा नुकसान है, क्योंकि बच्चे से आप बार बार दांत ब्रश नहीं करवा सकते, वो बहुत बड़ा टास्क आप है। जिस डाइटिशियन से पूछें कि बच्चों को क्या खिलाएं, वो आखिर जो उनका डाइट रूटीन देते हैं ना, ऐसा लगता है बच्चे का नहीं, फैसल कुरैशी का हमने पूछ लिया डाइट रूटीन ना, कि जी वे खाओ, सैलेड खाएं, इनको फ्रूट दें। वो बच्चे पता नहीं कैसे, कौन से अम्मा अब्बा होते हैं जिनके बच्चे ये चीज़ें खा लेते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन ये वही वाली बात है ना कि आपने बच्चे को शुरू से आदत ही सब्जियों की डालनी है। हमारी कोशिश होती है बच्चों को फैंसी फूड खिलाएं, और हमारे बड़ा चाह होता है ना कि बच्चों को अच्छी अच्छी मजे मजे की डिफरेंट डिफरेंट किस्म की चीज़ें खिलाएं। मैं आपको अपने बच्चे की मिसाल देता हाँ। हूँ। उसने 3 साल तक चॉकलेट को हाथ नहीं लगाया, 3.5 साल में आके उसने चॉकलेट खानी ऐसी डबा डब शुरू कर दी कि हम परेशान हो गए। वो अब ये बच्चा जो है वो अपनी मर्जी का मालिक होता है। तो 3 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया 3 साल की उम्र में। नहीं, कभी कभी महसूस होता है कि हम उसे नहीं पाल रहे, वो हमें पाल रहे। ये भी एक साइंस है, बहुत सारे वालिदैन रिलेट कर सकते हैं कि क्या होने वाला है। बट एनीवे जनाब, बहरहाल बच्चों की सेहत का ख्याल रखना बड़ा ज़रूरी है, और उसके लिए ठीक है जितना वालिदैन की जिम्मेदारी है सो है, स्कूल्स की भी जिम्मेदारी है सो है, लेकिन एक सोसाइटी है, एक कल्चर भी डेवलप करती है जिसमें बच्चे सेलिब्रेट करते हैं। स्कूल्स में भी बच्चों को बताना चाहिए कि क्या चीज़ आपके लिए बहुत अच्छी है और क्या चीज़ आप खाओगे। जब पपाया सैलेड बचपन में देखते थे ना, उसमें था कि वो स्पिनच खाता तो वो ताकतवर हो जाता है, तो बताते थे कि ये भी तरीका था बताने का कि किस चीज़ में अच्छी ताकत है, किस चीज़ में आयरन है। स्कूल में भी ऐसी चीज़ें होनी चाहिए जिससे बच्चा कहे कि अच्छा भी मैंने गाजर खानी है, मैंने ये चीज़ खानी है। खैर आगे बढ़, सब मिक्सअप बैलेंस डाइट चले। जरा हम भी गौर करते हैं कि बच्चों को क्या खिलाना चाहिए। एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे, हमारे साथ रहिएगा। ब्रेक के बाद खुशामदीद कहते हैं आपको बाखबर सवेरा में। यहाँ पर एक ताज़ा खबर शामिल करते चलें। मावर खसूसी वज़ीर आला पंजाब फिरदौस आशिक अवान ने कहा है कि एक ट्वीट में कहा है कि ईमानदार वज़ीर आला उस्मान बुज़दार करप्ट ऑपोजिशन को हर वक्त खटकते हैं। उस्मान बुज़दार को वज़ीर आज़म और PTI का मुकम्मल एतमाद हासिल है। अदम एतमाद चोंगड़ा पार्टी का खेल नहीं। उस्मान बुज़दार ही 2023 तक वजीर आला पंजाब रहेंगे। ऑपोजिशन के गुब्बारे से पहले की तरह फिर हवा निकलेगी। सादिक संजरानी ने ऐवान बेहतरीन अंदाज में चलाकर सेनेटर्स का एतमाद हासिल किया। दूसरी जानिब आपको बताते चलें कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में यूसुफ रजा गिलानी की नाअहली के लिए दायर दरखास्त खारिज कर दी गई है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से यूसुफ रजा गिलानी की नाअहली के लिए दरखास्त दायर की गई थी, और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अतर मिनुल्लाह ने इसकी समाअत की, जिसमें उन्होंने कहा कि सियासी मामलात पार्लियामेंट में हल किए जाएं। अदालत ने दरखास्त नाकाबिल समाअत करार देकर खारिज की है, और PTI के रुकन कौमी असम्बली अली नवाज अवान को भी अदालत में पेश किया गया, जिसमें उनसे इस्तफसार किया गया कि आप सियासी मामलात को अदालत में क्यों लाते हैं। आप अपनी पार्टी के मामले को इलेक्शन कमीशन में लेकर गए हैं, आप खुद भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं। अदालत ने कहा कि इलेक्शन कमीशन से फैसला आने दें, फिर अदालत से रुजू करें। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट का कहना था कि यह दरखास्त काबिल समाअत ही नहीं है। इस सारी सूरत हाल पर मजीद बातचीत भी करते रहेंगे जैसे जैसे सूरत हाल अपडेट होती रहेगी।
लेकिन अब शफात ये भी देखना होगा कि अब हुकूमत जो है और पार्लियामेंट में इस मसले को कैसे हल किया जाता है, क्योंकि उन्होंने कहते हैं तो पार्लियामेंट के मामला है और हम इसमें कुछ नहीं कर सकते। पार्लियामेंट के मामला को पार्लियामेंट में हल करें जी, सियासी मामलात को कोर्ट्स में मत लाएं, ये कहना था जनाब इस्लामाबाद हाई कोर्ट का। और अब खवातीन और हजरात, वो खवातीन और कम हजरात जो कि अपने चिट्टे बालों से परेशान हैं, बाल बड़ी तेजी से चिट्टे हो रहे हैं, क्या करें? डाई करें? डाई करेंगे तो बाल कमजोर हो जाएंगे, कमजोर हो जाएंगे तो बाल के अंदर वो जो एक कशिश होती है ना कि आप अपने बालों को ऐसे जो शाइन आ रही थी, जो आपकी ऐसी जबरदस्त बाल यूं करके जा रहे थे ना, तो वो नहीं रहते। लेकिन मसला शफात ये, जैसे पहले जमाने में कहावत थी ना कि मैंने बाल एवी धूप में सफेद नहीं किए, इसके पीछे मेरा एक्सपीरियंस है, इसके पीछे मेरा उम्र है मेरी एक। तो अब वो वाली बात नहीं ना, एक्सपीरियंस ना उम्र, आपके बाल पहले सफेद होने लग जाते हैं। मतलब शफात के बाल देखे ना, सॉल्ट एंड पेपर है तो क्यों होता है? लेकिन शफात इसके अलावा हम देखते हैं स्कूल्स में भी बच्चों के बाल अब सफेद होने लग गए हैं। इसकी रीजन क्या? हाँ, लोग कहते हैं साइनस की प्रॉब्लम हो, तो क्या ये बाकी साइनस की प्रॉब्लम? कुछ लोग कहते हैं आपका एक अगर बाल निकला हो ना, आपने उसको तोड़ लिया सफेद बाल, तो बाकी सारे सफेद बाल आने लग जाते हैं। बाल है, खाद है ये बात की जाती। तो एग्जैक्टली क्या किया जा सकता है जनाब कि बालों जो तेजी से सफेद हो रहे हैं इनको हम रोक सकें, क्योंकि ऑफ कोर्स हमारी ग़िज़ाएं भी और हैं। बात करने के हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर हुमैरा, जो कि डर्मेटोलॉजिस्ट भी हैं एंड कॉस्मेटोलॉजिस्ट भी हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, वेलकम टू बाखबर सवेरा। थैंक यू डॉक्टर साहब, क्या रीज़न है कि आजकल हम आज के दौर में ज़्यादा देख रहे हैं कि लोगों के बाल बहुत तेज़ी से सफ़ेद हो रहे हैं? देखिए, प्रीमेच्योर एजिंग का हम इसको नाम देते हैं। आपके जो बाल होते हैं प्रीमेच्योर ग्रेइंग की तरफ जाते हैं या वक्त से पहले सफ़ेद हो जाते हैं। आपने बहुत अच्छी बात की कि स्कूल के बच्चों के अंदर ये चीज़ें काफ़ी ज़्यादा कॉमन होती चली जा रही हैं। बेसिकली मिथ्स भी बहुत ज़्यादा हैं। अभी आपने एक और बहुत अच्छी बात कही कि साइनस का ज़्यादातर कहा जाता है कि एलर्जी या नज़ला ज़ुकाम की वजह से बाल जल्दी सफ़ेद हो जाते हैं। एक मिथ है, ऐसा नहीं है। बाल सफ़ेदी के बहुत सारे रीज़न्स हैं। समटाइम्स फैमिलियल और जेनेटिकली होता है, लेकिन 10 to 20% ऑफ द केसेस में आजकल आप देखें कि गैजेट्स का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा हो गया है, जिसकी वजह से बच्चे आउटडोर एक्टिविटीज़ बिल्कुल नहीं करते हैं, सन एक्सपोजर बिल्कुल भी नहीं मिलता उनको। तो विटामिन डी की जो कमी है उसकी वजह से बाल बहुत तेज़ी के साथ सफ़ेद होते हैं। हमारे पास जब ओपीडी में केसेस रिपोर्ट होते हैं और जब भी अर्ली ग्रेइंग की बात आती है और हम लैब इन्वेस्टिगेशंस पे जाते हैं, विटामिन डी का टेस्ट करवाते हैं, तो हर किसी का विटामिन डी 8 पे या 9 पे रखा हुआ होता है। विटामिन डी का बॉर्डर लाइन 30 होना चाहिए, और 30 अगर किसी का होता है, ऑब्वियसली हम उनको दूध, अंडा, दही, इस तरह की चीज़ों से कंपनसेट करवाते हैं। लेकिन अगर किसी का 30 बिलो है तो फिर हमें सप्लीमेंट्स के थ्रू उसको कवर करना होता है। और हमने देखा है कि जब हम विटामिन डी को रिकवर करते हैं तो बहुत सारे लोगों के ये जो ग्रे हेयर का प्रॉब्लम है रिवर्स बैक हो जाता है। बिल्कुल हो जाता है। कैसे? मतलब कि अगर विटामिन डी की कमी खत्म हो जाए, मेडिसिन के थ्रू हम उसको कवर करते हैं और फिर वो रिवर्स बैक हो जाता है। दूसरा मोस्ट कॉमन प्रॉब्लम ये आता है कि ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स का इस्तेमाल हम लोगों ने बिल्कुल ख़त्म कर दिया अपनी डाइट से, और जंक फूड का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। तो B12 की डेफिशिएंसी से भी आपके बाल ग्रे होते हैं। न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज का 80% रोल है। अभी हम रिसर्च भी कर रहे हैं इसके ऊपर, और बहुत जल्द हम एक आर्टिकल भी इसके ऊपर पब्लिश करेंगे इंशाल्लाह। मैं साउथ वेल्स के साथ ही मिलकर काम कर रही हूँ। तो बेसिकली ये न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। उसके साथ साथ आपने देखा है हार्मोनल इम्बैलेंसेस बहुत ज़्यादा बढ़ गए, स्पेशली ख़वातीन के अंदर थायराइड डेफिशिएंसीज बहुत ज़्यादा हो गई हैं। थायराइड के प्रॉब्लम की वजह से भी आपको बाल जल्दी सफ़ेद होना शुरू हो जाते हैं। तो कभी कभार क्या होता है कि बालों की सफ़ेदी अगर आपको जल्दी शुरू हो रही है तो किसी न किसी डिज़ीज़ को इंडिकेट कर रही होती है। हमारे पास जब पेशेंट्स आते हैं और जब हम उनको रूल आउट करते हैं तो या तो न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज निकलती हैं या फिर उनको कोई हार्मोनल इम्बैलेंसेस होते हैं। डिजीज आप कह रही हैं कि जिसको आप इंडिकेट कर सकते हैं? ठीक है, ये तो बता सकते हैं कि हमें मतलब विटामिन डी की भी मतलब हम उसको लैक कर रहे हैं, लेकिन और कौन कौन सी ऐसी चीज़ें कि जो हमें आइडिया हो जाना चाहिए कि भी कोई मसला है, कुछ गड़बड़ है? जी देखिए, बालों की सफ़ेदी कुछ मखसूस पैटर्न के ऊपर होती है। अगर जैसे आप अभी सॉल्ट एंड पेपर की बात कर रही थी, तो अगर इस पैटर्न के ऊपर आपके बाल सफ़ेद हो रहे हैं कि कहीं कहीं से आपको 1-2 बाल आपके नज़र आ रहे हैं, फिर वो ग्रेजुअली जनरलाइज ग्रे में बढ़ रहे हैं, इट मीन्स कि आपको कोई न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज हैं या हो सकती हैं, या फिर आपको हार्मोन इम्बैलेंसेस हो सकते हैं। लेकिन अगर आपको एक पैच ख़ास एक बीमारी होती है जिसके अंदर आपके आईब्रो भी वाइट होना शुरू हो जाती है, आपके आईलैशेस भी वाइट होना स्टार्ट हो जाती हैं, आपके जो बाल हैं उसके अंदर मखसूस एक पैच पूरा निकलता है जहाँ पे एक सर के किसी भी हिस्से के ऊपर एक जगह पर लोगों का देखा है। एग्जैक्टली पूरा एक
पैच निकलता है, तो वो एक स्किन की और हेयर की डिजीज़ होती है। बेसिकली वो जो डिजीज़ होती है वो ऑटो इम्यून डिजीज़ के अंदर आ जाती है, जो कि जिसका कोई रीज़न नहीं होता और वो उनकी जीन्स के अंदर इस तरह से प्रॉब्लम्स होते हैं, तो वो उसको ये जेनेटिक जो आपने बात की ना, ये बहुत सारे लोगों में भी ये भी एक मिथ है कि यार, जैसे मिसाल के तौर पर मेरे बाल स्कूल की लाइफ में सफ़ेद होने शुरू हो गए थे, तो वो मेरे अब्बू कहते थे कोई मसला नहीं बेटा, मेरे भी स्कूल में सफ़ेद होने शुरू हो गए थे। तो अब क्या इसका कोई जेनेटिक से कोई ताल्लुक है? देखिए, जेनेटिक से ताल्लुक होता है, लेकिन हम लोग रूल आउट ही नहीं करते। इवन कि मेरे पास एक ऐसी फैमिली भी आई रिसेंटली जिनकी फैमिली में 3 लोगों के बाल सफ़ेद हो रहे थे। उनके भाई के, उनके फादर के सफ़ेद थे और उनके अपने, एंड ही वाज जस्ट 20 इयर्स ओल्ड। जब मैंने उनका विटामिन डी करवाया तो वो बिल्कुल एज पर था। जब मैंने कहा ठीक है आप लेकर आए अपने फैमिली मेम्बर्स को भी, हम उनका भी करवाते हैं। जब उनका करवाया तो अगेन उनको भी विटामिन डी डेफिशिएंसी। ओके, अच्छा डॉक्टर साहब, आपने बोला कि मेडिसिन से ये रिवर्स हो सकती है, तो ये मेडिसिन आई एम श्योर इसके लिए कोई एज लिमिट होगी। ये सर तो नहीं होगा ना कि 40 साल का बंदा जाके उनको बोले जी कि मेरे बाल जो व्हाइट हो रहे हैं तो मुझे मेडिसिन दे ताकि रिवर्स हो। हम तो प्रीमेच्योर ग्रेइंग की बात कर रहे हैं, वक्त से पहले सफ़ेद होना, 20-30 साल की उम्र में बाल सफ़ेद होना। लेकिन आप 40-45 हालांकि सो ही नहीं 16 इयर्स बनता ही नहीं है मेरा तो बाल सफ़ेद होना, लेकिन चले फिर भी कंटिन्यू। तो वो एक, हम तो प्रीमेच्योर की बात कर रहे हैं, लेकिन एक टाइम आता है जैसे आपके स्किन के ऊपर एजिंग होती है, आपके बालों की भी एजिंग स्टार्ट हो जाती है। अच्छा, ये बाल डाई करने से भी हम देखते हैं कि जी लोग कहते हैं क्योंकि जो मेरे बाल एकदम वाइट आना शुरू हो गए हैं, तो इसकी रीज़न ये है कि बाल डाई बहुत ज़्यादा हम करते हैं। एक्सेसिव केमिकल्स का इस्तेमाल, बाल डाइज करना या बालों को स्ट्रेट करवाना, जो केमिकल्स अप्लाई किए जाते हैं बालों के ऊपर। फिर देखिए हमारे यहाँ कंसेप्ट ये भी है कि जो सस्ती चीज़ मिल रही होती है वो फ़ौरन लोग लगा लेते हैं। अभी बीच में एक शैम्पूज भी इंट्रोड्यूस हुए थे जो इंस्टेंट आपके बालों को डाई दे देते हैं। आप 5 मिनट लगाएं और आपके बालों को डाई मिल जाता है। तो उसमें पसीना भी उसी कलर का आता था जिस कलर का शैम्पू होता था। अच्छा, खारा पानी कराची में तो और मुल्क के रेगिस्तानी जितने भी इलाके हैं उन सब में खारे पानी का बड़ा मसला है, क्या वो कोई ताल्लुक है? बिल्कुल होता है। हार्ड वाटर के इस्तेमाल से आपका जो बालों का पिगमेंट होता है, मेलानिन एक पिगमेंट है जो कि हमारे बालों को डार्क कलर देता है, वो डिस्ट्रॉय होता है। उसकी वजह से हार्ड वाटर के इस्तेमाल से भी आपके बाल सफ़ेद होते हैं। मतलब कराची में तो अल्हम्दुलिल्लाह 99% इलाकों में खारा पानी आ रहा है, तो उन सब लोगों के जो बाल सफ़ेद हो रहे हैं उसकी एक वजह मल्टी फैक्टोरियल चीज़ें हैं। देखिए हम कहीं भी किसी जगह एक किसी फैक्टर को नहीं कह सकते कि इसकी वजह से हो रहा है। तो बेहतर ये है कि अगर आपको इस तरह का कोई भी प्रॉब्लम हो रहा है, डू कंसल्ट योर डर्मेटोलॉजिस्ट, अपने डॉक्टर्स के साथ आप ज़रूर डिस्कस करें, क्योंकि उसके साथ कुछ और भी सिम्टम्स होते हैं। अगर आपको ग्रेइंग हेयर हो रहा है उसके साथ आपको हेयर फॉल भी हो सकता है, आपके सर में डेंड्रफ भी हो सकता है। ये जो मेडिसिन हैं जिससे लोग अपनी जो रिवर्स कर सकते हैं अगर बाल आपके वाइट हो रहे हैं, तो क्या ये बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है? बिल्कुल भी नहीं, ये तो न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज को कवर अप करने के लिए हम देते हैं और इसका 6 हफ्ते का कोर्स होता है मैक्सिमम, और उसके बाद फिर ये रिवर्स बैक हो जाता है। एंड आजकल कुछ ऐसे सॉल्यूशन है कि अगर आपके बाल वक्त से पहले सफ़ेद हो जाएं तो मेडिसिन हैं जो कि रिवर्स कर सकती हैं। बहुत शुक्रिया जी, डॉक्टर साहब हमारे साथ मौजूद थे। और हमें शफात ब्रेक लेनी है अब। जी जनाब, हेडलाइन सुननी है। बाल धूप में सफ़ेद नहीं होते जनाब, धूप में बैठ के बाल काले हो रहे हैं क्योंकि विटामिन डी बन रहा है। छोटे सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा आएंगे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। बाखबर सवेरा के राउंड 2 में आपको एक बार फिर से खुश आमदीद कहते हैं। और आज के शो में हमारे पास मसले मसाइल पुराने हैं, लेकिन वही तमाम तर मसले मसाइल हैं जो हमें रोज़ के दिन शदीद अजियत देते हैं। महंगाई की हमने बात की, सियासत एग्जैक्टली वैसी की वैसी, लेकिन शफात सियासत में बड़े नए स्टेप्स आते भी। कहते हैं ना सियासत में कोई हरफ आखिर नहीं होती, जो हमने कल देख लिया। कल आपने देखा कि अब्दुल फरहेदी साहब को पेशकश की गई है डिप्टी चेयरमैन सेनेट की। फिर मैं अब्दुल कादिर साहब ने ज्वाइन कर लिया, उनको फिर वो दुपट्टा भी पहनाया गया जो पीटीआई को जो होता है। जी जनाब, उनको पार्टी फ्लैग पहनाया गया है और ये बड़ा ऑनर है जनाब, लोगों को इमरान खान साहब के हाथ से पार्टी फ्लैग मिलता है। लेकिन ये सारी चीज़ें तो चलती रहेंगी। आपके सामने एक खबर रखनी है जनाब। एक शादी हुई है जनाब लाहौर में, और शादी में आपको पता है शादी 2 ख़ानदानों के मिलाप से ज़्यादा, 2 फैमिलीज़ के मिलाप से ज़्यादा वो अब ये बन गया है कि जनाब उसमें शो शा फू फाँ कितनी ज़्यादा होती है। और उसमें अब हद ये है कि लोग अपनी खुशी में मखलूक खुदा को आज़ार दे रहे हैं, उनको अजाब दे रहे हैं। वो मामला भी आपके सामने रखेंगे। ये मामला पेश आया लाहौर में। बिल्कुल शफात। और हमने देखा कि लोग स्पेसिफिकली अपना फ़ोटोशूट अच्छा कराने के लिए
और अपनी ठूठ हाँ ज़्यादा बढ़ाने के लिए लोगों को बताते जी हम एग्जैक्टली आपको बताएंगे कि जी हमारे पास कितना पैसा है, क्योंकि फ्लॉन्ट भी तो करना है ना। अक्सर आप शादी में गए होंगे, आई एम श्योर कराची में हमने ऐसी बहुत सारी शादियाँ देखी कि जहाँ पर हम जाते तो जंगलों में हम देखते कि मोर होते हैं वहाँ पर, जस्ट टू टेल के देखिए कितनी खूबसूरत जगह लग रही है। ऐसे ही शादी भी जिसमें दूल्हा दुल्हन बैठे हुए हैं, साथ में एक शेर का बच्चा जिसको सेडेटिव्स दिए गए हैं ताकि वो किसी को नुकसान ना पहुंचाए, लेकिन वो फ्रेम का हिस्सा अच्छा बन जाए, फ्रेम का वो हिस्सा अच्छा बन जाए। तो कैसे शेर के बच्चे को, जो कि मखलूक खुदा में जब अभी बात कर रहे थे, आपने उसको नुकसान दिया। यही सोचे कि इंसान के बच्चे के साथ ये किया जाए तो कितनी तंजीमें उठ जाएंगी और बात करेंगी, देखिए जी आपने क्या कर दिया। लेकिन आप ये जो कर रहे तो मैं शफात, ये तो मैं बता दुनिया में बड़ी जगह खसाई होगी और जिल्लत उठानी पड़ेगी। बिल्कुल जनाब, काश के लोग समझे इस हवाले से भी बात करेंगे। सबसे पहले नजर डालते हैं टॉप स्टोरीज पर। चेयरमैन सेनेट के लिए हुकूमत और ऑपोजिशन सरगर्म, राब्तों का सिलसिला जारी। सेनेट इलेक्शन जैसा तमाशा फिर नहीं होगा, वजीर आजम इमरान खान का ऐलान। पंजाब में एक शेर को शादी की तकरीब का हिस्सा बनाया गया, जिस पर वाइल्ड लाइफ का एक्शन हुआ। तकरीबात में जंगली जानवरों का इस्तेमाल करने वाले गिरोह की तलाश जारी। आज इंसदादी तंबाकू नोशी का दिन मनाया जा रहा है। कुव्वत इरादी और योगा की मदद से आप इससे छुटकारा पा सकते हैं। और बर्तानिया में एक बिस्किट 100 पाउंड जुर्माने की वजह कैसे बन गया, आज प्रोग्राम में बताएंगे। अच्छा शबाद, पिछले घंटे हम ये बात कर रहे थे ना कि फाइन चीज़ों पे करना पड़ेगा। लोग अगर आपकी बात नहीं मानते, लोग अगर ख्याल नहीं रखते एसओपी का, तो आपको जुर्माना रखना पड़ेगा, जिसकी वजह से फिर लोगों को लग पता जाएगा। बड़े ना ज़रूरी है ना जुर्माना करना। ऐसे कुछ जनाब हुआ है बरतानिया में, जहाँ पर हुआ ये कि खातून पार्किंग लॉट में थी, उनकी बच्ची ने वहाँ पे गिरा दिया बिस्किट्स का पैकेट। खातून ने बिस्किट समेटे, एक बिस्किट बाहर रह गया। वो उन्होंने नहीं समेटा, वो ज़मीन पे गिरा का गिरा रह गया। तो फिर वहाँ के जो काउंसलर हैं, उन्होंने उनको 100 पाउंड का जुर्माना कर दिया। जी जनाब, ये देखें ना जी, बाज़ औक़ात कानून हरकत में आ जाता है। आप जाते हैं यूरोप या किसी भी ज़रा 1 घंटे 1.5 की फ़्लाइट पे, आपको दुबई या आप ये GCC कंट्रीज में किसी में भी चले जाए, आप सफाई देखते कहते हैं वाह यार, ये लगता ही नहीं है कि हमारे शहर से 1.5 घंटे की मुसाफत पे एक ऐसी जगह है कि जहाँ 2 दिन जूते पहन के फिरते रहो, ब्रश करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। भले आप जूते बगैर फिरते रहे, कोई टेंशन नहीं है जनाब, आपको ब्रश करने की जरूरत नहीं है जूतों, क्योंकि जूते जो है वैसे साफ सुथरे। साफ, बिल्कुल बिल्कुल। वजह क्या है? वजह यह है कि जनाब कानून सख्त है, और न सिर्फ कानून बना हुआ है, कानून पे अमलदारी भी उतनी ही सख्त है। कानून तो हमारे यहाँ भी बोतेरे बने हुए। बिल्कुल शफात, और वो लोग जो यहाँ पर अपनी पान की पीक से पूरी की पूरी दीवार लाल कर देते हैं, यही अफराद जब 2 घंटे की फ्लाइट ना लेके दुबई जाते हैं, तो वहाँ पर आप नजर नहीं आएगा कि जनाब वो कहीं थूकने का भी वैसे भी तसव्वुर करें, क्योंकि उनको पता है कि अगर उन्होंने ये हरकत की, ये वाहियात हरकत की, तो और लिटरिंग की, तो उस पे इनको होगा महंगा जुर्माना, जो कि बड़ी अच्छी बात है। इसलिए कहते हैं जनाब कि चले खैर, इन खातून ने तो बोला कि भाई एक बिस्किट रह गया था, मैंने बाकी सब चीज़ें, लेकिन एक इतनी छोटी सी गलती का इतना हैवी फाइन करना, 100 पाउंड शफात, बड़ी बड़ी रकम होती है ये। चले जी, ये तो एक बात हो गई, काश के ऐसा हमारे मुल्क में भी हो, और बल इतना ज्यादा जुर्माना ना हो। ये मतलब ऐसा ना हो कि 100 पाउंड कितने हो गए, बहुत ज्यादा पैसे हो, वो जनाब 20,000 रुपये हो, तो 20,000 रुपये का जुर्माना ना हो, वो जरा कोई नॉर्मल से जुर्माना हो तो चलो बर्दाश्त के काबिल भी है। लेकिन अब जनाब जरा बात करते हैं एक ऐसे इंसिडेंट की जिसने जनाब सबको परेशान कर दिया, और वो है जनाब के शादी की तकरीब के दौरान जनाब एक शेर का बच्चा बतौर प्रॉप दिखाया गया है। अच्छा, वो बच्चा जो है शेर का, उसको जनाब पहले तो मुबैना तौर पे खबर ये आई है कि वो शेर का बच्चा जो है वो वहाँ पे स्पेशली मंगवाया गया था शादी की तस्वीर में शामिल करने के लिए, और जब दूल्हा दुल्हन स्टेज पे बैठे हुए थे तो तब भी वो शेर का बच्चा जो है उसे जो है नशावर अद्वियात खिलाकर या पिलाकर या टीका लगाकर, जो भी ये मुबैना तौर पे बात आ रही है, उसको स्टेज पर बिठाया गया। दूल्हा दुल्हन बैठे हुए और उनके शफात, जस्ट टू टेल पीपल कि जी हमारे पास कितना पैसा है, हमारी कितनी पहुंच है। अब ऐसी ऊंची चीज़ें भी हम देखने लगे। हम बचपन में देखते थे ना कि जब लोग नए लोगों के पास पैसा आया होता था तो लोग हवाई फायरिंग बहुत ज़्यादा करते थे, लोगों को बताने के लिए भाई हम कितने रोब और दबदबे वाले हैं। और अब यही लोगों को बता रहे हैं कि जी जनाब आप देखिए, मतलब शेर जिसके नाम की दहशत ही बढ़ी है कि शेर के बच्चे को किस, या आप
दिस इज समथिंग दैट मैं चाहूंगी बल्कि इसको अगर ब्लर कर दे, किस तरीके से वो शेर का बच्चा आपको सोचे जिसको उसकी माँ से छीन के उसको बाहर मार्केट में लेकर आए गए, उसको ऐसी अद्वियात, उसको ऐसे नशे दिए गए ताकि वो ढीला रहे, बस उस पूरे फ्रेम का हिस्सा बन सके। और ये एज अ प्रॉप इस्तेमाल करना है एक जानदार चीज़ को किस तरीके से, जस्ट बिकॉज की जी तस्वीरें आपकी बड़ी अच्छी हैं और लोगों को बता सके जी हमने अपने शादी के फोटोशूट में शेर था। मतलब आई एम श्योर इतने पढ़े लिखे लोग लग रहे हैं, लेकिन शायद उनको ये अंदाज़ा ही नहीं है कि आप मखलूक खुदा को यहाँ पे कितना टॉर्चर करें। हम आज के ज़माने में शफात ये बात करें कि हमने चिड़िया घर से इन जानवरों को निकालें, इनको उनके नेचुरल हैबिटेट में लेके जाना है। दूसरी जाने हम देख रहे हैं कि शादियों में मतलब मोरों को हमने ऐसे शेरों, मतलब शेर के बच्चों को भी लोग इसको फ्लॉन्ट कर रहे हैं। ये अफसोसनाक बात है। और सिर्फ शेर की हद तक क्यों बात करें जनाब, आप देखते हैं हमारे गलियों में रीछ या भालू ये नचाया जाता है जनाब। सड़कों पे आप बंदर का तमाशा देख रहे होते हैं जनाब। वो बंदर जो है वो उसके गले में वो रस्सी डाल के और हाथ में छड़ी घुमा के वो बंदर उसके खौफ से उछल रहा होता है, लेकिन हम जो है वो छड़ी घुमा के ऐसे कर रहे होते हैं जैसे ये बंदर जो है वो सारी बात समझ रहा है। अफसोसनाक बात। बिल्कुल शफात। और हमें बचपन में आइडिया नहीं, हमने बचपन में जब भी बंदर तमाशा देखा, बंदर जब तमाम तर करतब हमें करके दिखा रहा था हम उसको एंजॉय कर रहे होते थे, लेकिन हमें ये नहीं पता होता था कि इसको किस टॉर्चर से इतना सिखाया गया, कितना प्रैक्टिस हो गया। डिस्ट्रिक्ट खैर वाइल्ड लाइफ ऑफिसर लाहौर के मुताबिक अब जंगली जानवर और परिंदे शौकिया तौर पर क्योंकि शादियों में रखे भी जा सकते हैं, लेकिन इनको कमर्शियल मकासद के लिए इस्तेमाल करना जुर्म है। सोशल मीडिया पर तस्वीर वायरल होने के बाद इनसे सुराग लगाया जा रहा है जो तकरीबात में शेर के बच्चे, मोर और दीगर जंगली जानवरों को फोटोशूट के लिए इस्तेमाल करते हैं। और चंद माह पहले जैसे लाहौर की एक सोसाइटी में भी एक गिरोह पकड़ा गया था जो शहरियों से पैसे लेकर एक शेर के बच्चे को सेल्फी के लिए इस्तेमाल कर रहे थे। इसी हवाले से बात करते हैं जनाब शुमाइला इकबाल से जो कि एनिमल राइट एक्टिविस्ट हैं, हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया शुमाइला में वक्त देने के लिए। ये तस्वीर आपने भी डेफिनेटली देखी होंगी और बहुत अफसोसनाक मनासिर हैं। बतौर मुआशरा जानवरों के हवाले से हम बड़ी इनसेंसिटिविटी का शिकार हैं, क्या वजह है? बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं कि एनिमल्स के लिए जो है वो हम उस तरह से फील नहीं करते, उस तरह से नहीं सोचते जिस तरह से हम इंसानों के लिए सोचते हैं। और जानवरों को यूजुअली यही समझा जाता है कि इनकी कोई फीलिंग्स नहीं है, इनको दर्द नहीं होता, इन्हें कुछ महसूस नहीं होता। और यही वजह है हमारे इस बिहेवियर की कि जो ये आजकल ट्रेंड बन गया है कि इन मासूम बेजुबानों को जो है वो इस तरह से सडेट करके इंजेक्शंस वगैरह लगाकर और टॉर्चर किया जाता है। फ़ोटो शूट हो रहे हैं, शादी में जो है वो एक नमूद और नुमाइश का ज़रिया बनाया हुआ है, ताकत का, पैसे का, ये एग्जैक्टली बात अभी हम भी डिस्कस कर रहे थे। अभी जो मनासिर हम दिखा रहे हैं ना, दे आर वेरी डिस्टर्बिंग। जस्ट कुछ लहजे के लिए आप ये सोचिए कि आपके अपने बच्चे को किसी ने नशावर ऐसी चीज़ दी, वो बस वो लेटा हुआ फ्रेम का हिस्सा बनने के लिए पता नहीं वो किस तकलीफ से गुजर रहा होगा। क्या एक्शन लिया जा सकता है ताकि इस तरह की प्रैक्टिसेस जो हैं उनको डिस्करेज किया जा सके? एक्शन तो देखिए इसके ऊपर जो है सख्त से सख्त लेना बनता है। हैं लॉज में हैं, सज़ाएं हैं, लेकिन वो इतनी सख्त नहीं हैं और जो हैं वो भी फिर इम्प्लीमेंट नहीं होती। सारा मसला ये है यहाँ पर। ज़्यादा से ज़्यादा कितना जुर्माना वगैरह है? जुर्माना जो है इस वक्त वो इतना ज़्यादा हैवी फाइन्स नहीं है, क्योंकि पहले जो है ये काफ़ी अर्सा पहले जब इम्प्लीमेंट हुए थे ये इसके लिए तो ये बहुत कम 50 रुपये इससे स्टार्ट हुआ था, लेकिन ये काफ़ी अरसे पहले की बात है। और उसके बाद बीच में जो है इसको तो बंद ही कर दिया गया था, फ़ाइन को भी बंद कर दिया गया था। उसके बाद अभी रिसेंटली इसको दोबारा से किया गया है, लेकिन वो भी इतना ज़्यादा नहीं है कि जिससे जो है लोग डर जाएं और दोबारा ये काम ना करें। और एक्शन जो है इसके लिए बहुत सख्त लेना चाहिए। ऐसा होना चाहिए कि जब किसी ऐसे शख्स से बात करते हैं जिन्होंने जंगली जानवरों की अपने ज़ाती तौर पे कोई सेंचुरी बनाई हुई है, तो वो कहते हैं जी देखिए हमारे इस एक्ट की वजह से जो हमने एक जंगली जानवर अपने किसी फार्म हाउस पर रखा हुआ है, पाला हुआ है, इसकी वजह से ओवरऑल इस खित्ते में इन जानवरों की जो कि यहाँ से नापैद हो गए थे इनकी पॉपुलेशन बढ़ गई है। बात किसी हद तक सही भी है, लेकिन आपको क्या लगता है कि प्राइवेट सेंचुरीज़ में जानवरों को रखना और उसके बाद उन्हें कमर्शियल मकासद के लिए इस्तेमाल करना क्या ये दुरुस्त है? मेरा ख्याल तो ये दुरुस्त नहीं है, क्योंकि देखिए उनके लिए सबसे पहले तो सूटेबल प्लेस होनी चाहिए, फेवरेबल कंडीशंस होनी चाहिए। जो रख रहा है उसको एनिमल्स के बिहेवियर का पता होना चाहिए, उसे ये पता होना चाहिए कि आपने उसको डील कैसे करना है, आपने हैंडल कैसे करना है, बिहेवियर स्टडी होना चाहिए। लेकिन हमारे कंट्री में तो इन सब चीज़ों को बिल्कुल नज़रअंदाज कर दिया जाता है
कोई भी नहीं देखता कि जानवर फील एग्जैक्टली क्या कर बिहेवियर की रहा है, बात उसे शुमाइला हमने भी कैसे किया। रखना व्हाट डू है। यू सजेस्ट, हम क्विकली आपसे पूछना चाहेंगे कि क्या कुछ सजाएं होनी चाहिए ताकि लोगों को भी पता हो, क्योंकि बिल्कुल होनी अगर चाहिए, लोग जी। अभी से अपने बच्चों को, जैसे स्पेसिफिकली हम चिड़ियाघर भी लेके जाते हैं, कहीं भी बच्चों को लेके जाते हैं और बच्चों में भी एक अजीब जानवरों को केज में देखने की आदत होगी भी। खैर थोड़ा पढ़ लिख गए तो हमें पता चला आदत कि नहीं हो हम गई। जुल्म कर रहे हैं उनके साथ। क्या किया जा सकता है? ऐसा ही है। इसके लिए लॉज बनने चाहिए, स्ट्रिक्ट लॉज होने चाहिए। वाइल्ड लाइफ जो है ये इनकी जिम्मेदारी है, इनको चाहिए कि इसके लिए ऐसे लॉज बनाएं और ऐसा इस तरह से एक्शन लें और इम्प्लीमेंट भी सख्त से करें। सख्त सिर्फ लॉज ये होने नहीं कि चाहिए, ना लॉज सिर्फ बने। लॉज होने चाहिए बल्कि इम्प्लीमेंटेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बहुत शुक्रिया जी शुमाइला हमारे साथ मौजूद है। यहाँ पर अब मेरे ख्याल से अब जो ऐवान बाला में लोग बैठे हैं वही कुछ कर सकते हैं, वही कुछ लॉज बना सकते हैं। रुख करते हैं जनाब कराची का। कराची में आपसे चंद रोज पहले इसी शो के दौरान हमने खबर ब्रेक की थी जनाब कि एक पॉश इलाके में, कराची के एक पॉश इलाके में कॉफ़ी शॉप पे झगड़ा हुआ और उस झगड़े की वीडियोस सोशल मीडिया पे वायरल हुई और उसके बाद पुलिस भी एक्शन पे दिखाई दी। पुलिस हुक्काम के मुताबिक फुटेज में नजर आने वाला नौजवान उमैर हसनी है, जो कि अपने आप को अपने मुहावजों के हमरा कॉफ़ी शॉप पर आते देखा गया। सादा लिबास में जो उसके मुहाफिज हैं उन्होंने उस कॉफ़ी शॉप के स्टाफ पर तशद्दुद किया और पुलिस की जानिब से मुहाफिजों के असलहे और इल्ज़ामात से मुतालिक मामले की तहकीकात की जा रही है। बिल्कुल शफात, और एग्जैक्टली मामला हुआ क्या था? उमैर हसनी हमारे साथ खुद भी मौजूद है, उनसे ही जान लेते हैं, उनका मौक़िफ़ जान लेते हैं। उमैर, बहुत शुक्रिया आपने बाखबर सवेरा को वक्त दिया। ये बताएगा कि एग्जैक्टली वाक़या हुआ क्या था, ये मामला क्या था? कॉफ़ी शॉप से मैं, मेरे कुछ रिश्तेदार और हमारे कुछ दोस्त हम साथ थे और जब when we were leaving तो वहाँ इत्तेफाक से एक गाड़ी हमारे सामने आई जिसमें गालिबन 2 यंगस्टर्स थे। उन यंगस्टर से तलख कलामी हुई और तलख कलामी के बाद वो मामला हल हो गया। निकलते वक्त हमारे जैसी आई टर्न्ड अराउंड तो मेरे बिल्कुल भी पीछे एफसी के एहलकार विच इज फ्रंटियर कांस्टेबलरी, ये एफसी के एहलकार मेरे पास आए और इनने आके तलख कलामी शुरू कर दी और बदतमीजी से मैं कहा गया कि आप प्लीज यहाँ से जाएं। अच्छा, ये जो एफसी के एहलकार थे ये गालिबन सरकारी थे और इस कॉफी शॉप की मुहाफिजत के लिए, मतलब उसके हिफाजत के लिए वहाँ पे ये तैनात हुए थे। दैट इज समथिंग आई डोंट अंडरस्टैंड क्यों। खैर एनीवेज, इनने मैं बताया कि आप यहाँ से मूव हो, किस लिए। ये एक यंग सा लड़का था, कोई 21 साल का, मेरे सामने खड़ा होकर इस तरीके से बात करना और फिर उसके बाद वेपन लोड करके मेरे मुंह पे रख देना कि आप जाए नहीं तो आई विल शूट यू, आई एम एफसी। तो फिर वहाँ पे मेरे पास शायद सिर्फ 2 ही ऑप्शन थे। एक ऑप्शन ये था कि शायद मैं भाग जाता वहाँ से, दूसरा ऑप्शन ये था कि मैंने उससे उसकी गन ली, उसको अनलोड किया, उसका वेपन निकाला और जो ये क्लिप यहाँ पे इस वक्त जो कि आप देख रहे हैं कि हर जगह वायरल हुई हुई है, जो मेरे हाथ में वेपन है ये उन्हीं का अपना है, उन्हीं का है। और जब मैं वहाँ के ओनर से ये पूछता हूँ कि ये वेपन आप काइंडली ले रहे हैं, हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस, मतलब ये किसने किया, मेरे ऊपर वेपन लोड हुई, इसका जिम्मेदार कौन है? तो वो बताते हैं कि जी मैं जिम्मेदार नहीं हूँ, इसका जिम्मेदार जो है ये एफसी है। खैर वेपन उनका मैं अंदर जाके इन्हीं की शॉप में रख के उसको वापस इज्जत से मैंने इसकी कोई कंप्लेन भी नहीं की। मैंने कहा कोई बच्चा है, सरकारी नौकरी है, बेचारा जाएगा खामखा अपनी नौकरी से, तो जरूरत ही नहीं है कुछ कंप्लेन करने की। एंड आई लेफ्ट फ्रॉम देयर। यकसर मुख्तलिफ बात है जो खबर हमारे जो खबर पहुंची सोशल मीडिया पे और जो खबर आप बता रहे हैं बिल्कुल मुख्तलिफ बात है। अब बताइएगा कि क्या जब ये वाकया हो गया और आपके ऊपर बंदूक तानी गई और उसके बाद आपने उस बंदूक को अपने ऊपर से हटाया, अनलोड किया, हिरासत में रखा गया आपको? पुलिस ने मुझे बिल्कुल भी हिरासत में नहीं लिया। मेरे ऊपर कोई एफआईआर ही नहीं थी, मेरे ऊपर कोई मतलब किस चीज पे वो मुझे हिरासत में लेंगे? ठीक है ना, कोई केस हो, कोई सिस्टम हो, कुछ हो जिससे वो हिरासत में ले। आया उनके पास कोई सबूत? वहाँ थाने के अंदर बिल्कुल सीसीटीवी कैमरास भी होंगे जिनके अंदर वो दिखाएं कि वो मुझे हथकड़ियां पहना रहे हैं या मुझे ले जा रहे हैं या मुझे ले जाके बंद कर रहे हैं। ठीक है, एनीथिंग ऑफ दैट सॉर्ट जो ये साबित करे कि मैं शायद अंडर अरेस्ट हुआ। अच्छा, तो ये बताएं कि आपने क्या कोई कानूनी कार्रवाई की और आप उसको परस्यू कर रहे हैं? कानूनी कार्रवाई को मैंने परसू नहीं किया, मैं कर सकता था, मैं बिल्कुल कर सकता था, लेकिन मैंने नहीं की क्योंकि मुझे वो जो कॉफी शॉप के ओनर्स थे उनकी तरफ से बार बार कॉलें आ रही थी कि सर देखिए हमारी इसमें कोई गलती नहीं है, एक चीज सोशल मीडिया पे इस तरीके से ये हुआ, वी आर नॉट द कंप्लेनेंट्स, हमने कोई इस तरह की केस रिपोर्ट नहीं की कि आपने शायद कोई खवातीन का हिरासा किया हो, हमने किसी भी इस तरह की चीज जो है हमने कोई रिपोर्ट नहीं की है एंड वी डोंट प्लान ऑन डूइंग सो।
तो उस हवाले से मैंने बिल्कुल कोई कानूनी कार्रवाई, फिर उसके बाद मतलब मैं कानून के साथ क्या करता, जो कानून मुझे खुद सिखा रहा है कि मैं जेल में हूँ। सही, बहुत बहुत शुक्रिया जी उमैर हसनी, आपको प्रोग्राम में शामिल किया। ख़वातीन हज़रात, आपको लिए चलते हैं इस्लामाबाद, जहाँ एहसन इकबाल साहब इस वक्त मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। 11,000 मेगावाट तवानाई के मंसूबे लगा दिए। हमने 5 सालों में 29 अरब डॉलर की सी पैक की सरमायाकारी मुल्क में करके दिखा दी, तो वो आज हमारा गुनाह है। हमारा गुनाह ये है कि हमने पाकिस्तान की तरक्की को न्यूट्रल गियर से निकाल के टॉप गियर में क्यों डाला। पाकिस्तान की 70 साल की तारीख में इतना तरक्याती बजट कभी लगा नहीं, इतना तरक्याती बजट कभी मंसूबों पर इस्तेमाल नहीं हुआ। आज मुल्क का हर शहरी हमारी हुकूमत की तरक्की के समर खा रहा है। कराची में रहने वाला जब हैदराबाद मोटरवे पे चढ़ता है, जब सिंध के लोग मुल्तान सखर मोटरवे पे चलते हैं, जब साउथ पंजाब के लोग मुल्तान सखर और लाहौर मुल्तान मोटरवे पे सफ़र करते हैं, और इसी तरह खैबर पख्तूनख्वा के लोग जब हज़ारा एक्सप्रेसवे और मोटरवे पे सफ़र करते हैं, बलूचिस्तान के लोग जब गवादर से कोयटा आते हैं, गवादर से खुशदार रत्तो डेरो जाते हैं, गिलगित बल्तिस्तान के मुस्लिम लीग नून के रहनुमा एहसन इकबाल इस वक्त मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। ख़वातीन हज़रात, यहाँ वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और दुनिया भर में आज दिन मनाया जा रहा है इंसदादे तंबाकू नोशी के हवाले से। ऐसा क्या कुछ किया जाए कि जनाब ये तंबाकू नोशी की आदत थोड़ी कम हो जाए। वो के बाद सिगरेट की डब्बी में ऐसी तस्वीर बनी होती है जो कि बंदा देख नहीं सकता, उसके बावजूद लोग वो खरीदते हैं। विजुअल वार्निंग है जनाब सिगरेट की डब्बियों पे, जो पढ़ नहीं सकते उनके लिए जी। और ये विजुअल वार्निंग इसलिए है ताकि स्मोकिंग का सद्देबाब किया जा सके, लेकिन वो लोग जो स्मोकिंग कर रहे हैं उनके लिए स्मोकिंग छोड़ना किसी चैलेंज से कम नहीं होता। तो जनाब, बल्कि इनफैक्ट एक साहब से बात हुई, उन्होंने बताया कि जनाब इफ़ यू क्विट स्मोकिंग और स्मोकिंग क्विट करने के 10 साल तक आप दोबारा सिगरेट को हाथ नहीं लगाते, ओनली देन यू कैन क्लेम दैट यू हैव क्विट स्मोकिंग। 10 साल, यानी कि इसके असरात से निकलने के लिए आपको 10 साल दरकार होते हैं। क्रेविंग। और आपको पता है दुनिया में, अगर दुनिया की बात करें तो तकरीबन 9 साल से 15 साल के जो स्पेशली लड़के हैं पूरी दुनिया में अगर देखा जाए तो पूरी दुनिया की आबादी मिला के 2 अरब के करीब जो लोग हैं ना इस उम्र की जो रेंज में, वो तंबाकू नोशी कर रहे हैं। तो सिर्फ ये नहीं कि बड़े बूढ़े कर रहे हैं तंबाकू नोशी, बच्चे भी जो हैं उनमें भी आजकल तंबाकू नोशी का रुझान बहुत ज़्यादा बढ़ता चला जा रहा है। इसी वाले से बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं। अगर आप बोलेंगे मतलब ये इसमें योगा कहाँ से आ गया, मतलब क्या आपने बात कर दी है, तो आपको पता है आपकी विल पावर और योगा से आप तंबाकू नोशी क्विट कर सकते हैं। अब कैसे ये मैं तो नहीं बताएंगे, हमें बताएंगे योगी सैयद मुनव्वर हसन, उनको शामिल गुफ्तगू करेंगे। अस्सलाम वालेकुम मुनव्वर, वेलकम टू बाखबर सवेरा। थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी अगेन। मुझे बताया मुनव्वर, अभी हम जैसे डिस्कशन कर रहे थे और साइंस भी कहती है कि जी योगा और विल पावर, हर चीज़ से विल पावर हम रिकवर कर सकते हैं, लेकिन योगा से तंबाकू नोशी कैसे छोड़ सकते हैं हम? बिल्कुल छोड़ सकते हैं। देखें, पहले तो आपको थोड़ी सी, आपने बात की ना विल पावर की, ये बहुत से लोगों में ज़रा कम होती है, क्योंकि मैंने भी यूनिवर्सिटी लेवल पे स्मोकिंग की है, ठीक है, लेकिन मैंने उसको क्विट किया, थोड़ी सी अपनी वही विल पावर। एक चीज़ आज जब घर जाएंगे तो अम्मी बताएंगी आपको? नहीं, अम्मी को पता। अच्छा, अम्मी को पता है, अम्मी से छुपाता नहीं चीज़। देखिए, जो चीज़ बात होती है ना, आपने जब क्विट करनी है, एक तो आपने कोई ऑल्टरनेट लेके आए। नॉर्मली आप देखें वो लोग ज़्यादा स्मोकिंग कर रहे होते हैं जिनकी कोई हेल्दी एक्टिविटी नहीं होती। आप कुछ वॉकिंग करें, साइकिलिंग करें, योगा करें, स्विमिंग करें, कुछ भी करें, लेकिन स्टार्ट लेके आए। जब आपकी सोच है ना कि मैंने छोड़नी है, तो आप ये लेके आएँ कि उसके साथ आप कोई एक्सरसाइज, कोई हेल्दी एक्टिविटी अपनी लाइफ में ज़रूर इम्प्लीमेंट करें। अच्छा, जो लोग स्मोकिंग कर रहे हैं और कह रहे हैं कि यार क्या हो जाएगा, तो अब मैं बताऊं कि बेसिकली स्मोकिंग जो आप निकोटीन एक इनहेल करते हैं, उसमें आपकी बॉडी में जाता क्या क्या है, अमोनिया जो कि आपके टॉयलेट क्लीनर के ब्लीच में यूज़ होता है, ठीक है, एसीटोन जो कि आपके नेल पॉलिश रिमूवर में यूज़ होता है, दूसरा आपका बेंजीन जो आपके पेंट उतारने के लिक्विड में यूज़ होता है, और चौथा आपका होता है हाइड्रोजन साइनाइड जो कि यूज़ होता है नहीं, वो जो रेड चूहे मारने की दवाई में पॉइजन में यूज़ होता है। तो आप इनहेल एक्सहेल कर रहे हैं, वो कह रहा है कि आपकी ऑक्सीजन आपके ब्लड के थ्रू फ्लो कर रही होती है आपकी बॉडी में। अब यही सारा जो ब्लड है ये आपकी ब्रेन में भी जा रहा है, आपके हार्ट में भी जा रहा है,
चांसेस क्या होते हैं जो लोग स्मोकिंग करते हैं और जो नहीं करते, हार्ट अटैक, आपको स्ट्रोक और लंग्स कैंसर, ये नॉर्मली अगर आप देखें तो जो डेथ रेशियो होता है सिगरेट स्मोकर्स का वो इसी चीज़ की वजह से होता है। ठीक है, जो लोग नहीं करते, देखिए मरना तो सब नहीं है, लेकिन होता है ना कि अस्पताल में बेड पे मरने से बेहतर है बंदा चलता फिरता एंजॉय करता अपनी फैमिली के साथ एंजॉय करके। और इस सारी चीज के लिए जरूरी है विल पावर। तो योगा से विल पावर कैसे इंप्रूव हो सकती है और कौन सा ऐसा योग है जिसके जरिए हम देखिए योगा के थ्रू आपकी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। एक तो आप जब मेडिटेशन स्टार्ट करते हैं, जैसे हम ब्रीथिंग एक्सरसाइज करते हैं, आपकी कंसंट्रेशन बढ़ती है, फोकस, जो मेडिटेशन की जो की जिसे हम कहते हैं वो आपका फोकस होता है। बेसिकली सारा जो मसला है ना ये आपके दिमाग का है, जो कहते हैं ना कि इसका दिमाग खराब है, तो दिमाग को कंट्रोल आप योगा के थ्रू और मेडिटेशन के थ्रू करते हैं। कैसे करेंगे जरा, मैं थोड़ी बहुत मेडिटेशन थोड़ा बहुत अमल लोगों को करते हैं। बिल्कुल करें। ठीक है, और अगर भी ज्वाइन करना चाहें तो अरे क्यों नहीं, ये तो हमारा फर्ज है। मैं फिर इसका मतलब है कोट थोड़ा सा ढीला करके साइड पे उतार दूं। भाई ये मेरा कैमरा हटाएं भाई, मैं जरा कोट उतार देता हूं। अल्लाह खैर करे। और मेरा माइक, मेरी तो आईवी सेट है, सॉरी यार ये कोट नहीं उतर सकता। आई एम ऑल वाइट। आप एक काम करें, चले करें, जो ऑफिस वाले लोग हैं वो भी आपको देख के कर लेंगे, जरूरी नहीं है कि आपने जमीन पे बैठना है। अरे नहीं, ये तो अब हो गया, ये तो हो गया, आईवी अब निकल गई और ये कोट चला गया। अच्छा, जैसे बचपन में हमेशा देखते थे ना कि अब आपने विल पावर की बात की, तो वैसे भी आप में ना बड़ी अच्छी एनर्जी रहती है, क्योंकि वसीम अकरम साहब का एक ऐड आता था, इसमें वो कहते थे कि वसीम भाई आप थकते नहीं है, तो वो कहते वसीम भाई कहते मैं सिगरेट नहीं पीता। तो वो लोग जो कि वसीम भाई की फिटनेस को देख के काफी ज्यादा मुतासर, और वो चाहते कि वो भी वसीम भाई जैसे जो हैं वो फिट बने, तो आपको तंबाकू नोशी जो आपको करनी है ना। मैं वसीम, मेरी टीम जरा परेशान होगी, मैं कौन से वसीम भाई की बात कर रही हूँ। ऑफ कोर्स मैंने वसीम अकरम पहले मेंशन कर दिया था। जी जनाब, कैसे? जी अच्छा, चलो आपने जब स्टार्ट करें मेडिटेशन, अच्छा आधा घंटा 15 मिनट जो लोग क्विट करना चाहते हैं या जो क्विट कर चुके हैं, मेडिटेशन वो ज़रूर करें, जिसे हम कहते हैं ब्रीदिंग एक्सरसाइज, इनहेल एक्सहेल। इसमें कोई इतना मुश्किल नहीं है। अगर आप ऑफिस में भी हैं, अगर आपको टाइम नहीं मिल रहा, घर पे आप बेड पे बैठ के नॉर्मल आप ऐसे ही बैठ सकते हैं। ठीक है, जो जिस तरह ये कंफर्टेबल ऐसे बैठे हुए हैं, जो आपको ईजी हो आपने बैठना है। ठीक है, आपका पोस्चर स्ट्रेट होगा, आप अपने आर्म्स को स्ट्रेट रखें, ये वाला पोस्चर रख लें। ठीक है, रिलैक्स करके आंखें बंद करनी है। योगा का एक बड़ा बेसिक सा फैक्टर है जो सब मैं हमेशा बोलता हूँ कि जितना आप स्लो सांस लेंगे उतनी ज़िंदगी आपकी लंबी होगी। ठीक है, द स्लोअर यू ब्रीथ द लॉन्गर यू लिव। हम उतनी तो हम जल्दी में होते हैं, सांस भी जल्दी लेना होता है। उसकी रीज़न ये होता है कि जब आप स्लो जितनी ब्रीथ लेते हैं ना, आपके लंग्स प्रॉपर फंक्शन करते हैं। जब वो आपके लंग्स पंप करते हैं, वही आपका ऑक्सीजन को ट्रैवल कराते हैं आपके हार्ट में, आपके ब्रेन में, आपके रिस्पिरेटरी सिस्टम में। सारा सिस्टम ही आपका ये जुड़ा हुआ है स्लो सांस से। मुझे आप हसीन लगने शुरू हो गए क्योंकि मैंने स्लो सांसें लेनी शुरू कर दी। बिल्कुल, चलें अच्छी बात है। मैं शफात को हसीन लगना शुरू हो गया, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को भी हसीन लगूंगा। ये योगा से होने लग गए। ओके, आंखें बंद करते हैं जी, स्टार्ट करते हैं। इनहेल आप जितना स्लो कर सकते हैं और एक्सहेल भी उतना ही स्लो करेंगे आप। नो जल्दबाजी, कोई जल्दी नहीं है। आधा घंटा आपने सिर्फ अपने लिए निकालना है। आंखें बंद करके रिलैक्स होके बैठ जाएं। www.sukoon.com। क्या देखें यार, सांस लेने में भी क्या मतलब स्वैग है आपका। और बिल्कुल इस वक्त मुनव्वर हंसी काबू करके बैठे हुए, अच्छी बात है। बट ख्वातीनो हज़रात, ये बहुत ज़रूरी है, ये बहुत ज़रूरी है कि आप जब योगा कर रहे हो तो ऐसा ना हो कि आपने सामने खबरें लगाई हुई हो और आपको जो है ना वो सारे ध्यान आपकी खबरों की तरफ हो। तो ये ऐसे नहीं होना चाहिए। ऐसे ना यूं आप शीशनाग बन के बैठे हुए हो, यूं ऐसे नहीं योगा करनी है आपने। योगा करते हुए आपका ध्यान सारा अपने ऊपर होना चाहिए। मैं ठीक कह रहा हूं? शफा जैसा शरारती भी आपके साथ ना होना चाहिए। मेरी फू की जगह फू नहीं करने ही देंगे किसी को। अच्छा ओके, ठीक है। अच्छा, और ये भी कोशिश करें कि कमरे में झाड़ू ना हो रही हो, वरना जिधर आपने गहरी सांस ली छींके मार के आपने पागल हो जाना है। नहीं, कमरे में आप गार्डन में भी कर सकते हैं, बाहर कहीं भी कर सकते हैं। डीप ब्रीदिंग भी होगी आगे। बिल्कुल ठीक है, ये होगा। गार्डन तो कराची में तस्वर ही नहीं है ना, मतलब कैसी बातें कर रहे हैं। चलें आप रूफटॉप पे चले जाएं, छत पे चले जाएं। हाँ ये ठीक है, ये ठीक। कहीं ऐसी जगह करेंगे जहाँ भाई इसके अलावा बताएं सर, जहाँ हाँ ये ब्रीदिंग की तो आपने बात की, हम पहले भी इस हवाले से बात कर चुके हैं, बट फोकस बढ़ाने के लिए मजीद क्या किया जा सकता है? देखिए, मेडिटेशन
जो होती है ना इसमें, अच्छा एक और मैं आपको पॉस्चर बताऊं जिसमें आपकी बॉडी का बैलेंस होता है। ये तो होंगे मेडिटेशन, इसको आप 15 से अगर आधा घंटा रोजाना कर रहे हैं ना तो आपको बड़ा डिफरेंस फील होगा हर लिहाज से। फोकस, कंसंट्रेशन, आपकी इम्यूनिटी स्ट्रांग होगी, आपका खवातीन के लिए कितना मुश्किल सोचने का होगा। वो मेडिटेट करने की कोशिश भी करेंगे, उनको होगा मैंने चूल्हे पे कुछ रखा तो नहीं हुआ, ये तो नहीं हो गया, नहीं, बच्चे देखिए बच्चे तो नहीं ये जाग ही गए। बात होती है कि ये मंकी माइंड सिर्फ आपका नहीं होता, खवातीन का हमारा भी होता है कि ऑफिस में क्या मसला है, ठीक है, ये मसले हैं, दोस्तों के यहाँ जाना है, हर इंसान लफ्ज़ आपने इस्तेमाल किया मंकी माइंड, मुझे बड़ा अच्छा लगा। ये मंकी माइंड बेसिकली जो है ना, ये इंसान जैसे बंदर दरख्तों पे छलांग लगा होता है, ऐसी इंसान की सोच अभी यहाँ बैठी होती है। आप थोड़ी देर में अभी आप फोकस नहीं करता। हमारी सोच नहीं अम्मियों है। का एक मुश्तरका मसला है, तो अब उन्हें अगर हम उन्हें इस तरह रेकमेंड करें कि आप वो बैठे, वो 2 सांसें लेंगी, तीसरे में कहेंगे सब्र करो मैं जरा अलमारियां ठीक करके आती हूँ। सारे मसाले निकलेंगे, वो उंडेले जाएंगे, डब्बा साफ होगा, फिर वापस जाएंगे, फिर वो वापस, ये 5 घंटे का प्रोसेस होता है। अम्मियों का मतलब ये है कि अम्मियों को और आप अपनी जो वाइफ है उनको साथ बिठाएं ताकि दोनों सास बहू साथ बैठ के आराम से करें। घर में थोड़ा सा माहौल बनने से होता है। चलिए माहौल बना लिया हमने, अब माहौल से आगे हमने क्या करना है और क्या चीज ऐड कर सकते हैं? अच्छा ठीक है, जो लोग एक बड़ा नॉर्मल मुझे पास आता है कि जी हम स्मोकिंग छोड़ते हैं तो लोगों को कॉन्स्टिपेशन होती है। अक्सर लोग क्या करते हैं कि वो सिगरेट पी के फिर वॉशरूम जाते हैं। अक्सर उनको मशवरे दे रहे होते हैं, वो कह रहे थे आपको कॉन्स्टिपेशन है सिगरेट पिए। जी हाँ, तो उसका एक हल ये है कि जब आप पानी पिए नॉर्मल सुबह उठ के, नीम गर्म पानी पिए, उसमें अगर शहद और लेमन डाल सकते हैं, नींबू, तो आपको ये जो मसला होता है ना सिगरेट फौरन छोड़ते हैं लोगों को कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम, और उसकी एक एक्सरसाइज आती है, आप जैसे थोड़ा सा ना बॉडी को मूव करना पड़ता है। ये 2-3 ग्लास आप पानी पिए गर्म और उसमें लीमू शहद डाल के, ताकि एसिडिटी ना हो। अक्सर लोगों को लीमू से प्रॉब्लम होती है। बिल्कुल ठीक है, एक जो उसकी होती है, एक तो आप ये कर सकते हैं कि अपना ऐसे खड़े होके ना आप ये तेज तेज उसकी मूवमेंट करें। ठीक है, आपकी थोड़ा सा स्टमक के अंदर जो भी प्रॉब्लम है वो आपका कब्ज का प्रॉब्लम नहीं होगा आपको। ठीक है, अब हम अच्छा मुद्रास भी तो होते हैं कॉन्स्टिपेशन के? बिल्कुल होते हैं उसके, वो बताइए ना जरा, ताकि लोग तंबाकू नशे छोड़ें। अच्छा तंबाकू नशे छोड़ें, लेकिन देखिए अगर ऐसे भी कर लेते हैं ना तो पहले तो फोकस के लिए हम करेंगे। ठीक है, एक उसका मुद्रा आता है ये वाला, ठीक है, जो आप उसके स्मोकिंग के लिए छोड़ सकते हैं। यूँ आप ऐसे करके, ये तो वकार जगह का है। या वो तो अलग है। अच्छा वो अलग, ये वाला वो मुद्रा नहीं है, वो कुछ और ओके ओके ठीक, अच्छा ठीक है, ये वाला आप कर सकते हैं इस तरह बैठ के आपने। अच्छा एक और भी आती है कपाल भाटी जिसे हम कहते हैं, उसमें होता है आप एक्सेल करते हैं स्पीड में, लेकिन वो उन लोगों के लिए जो थोड़ा सा ब्रीदिंग की पहले आप प्रैक्टिस तो करें। ये होता है कैसे होता है जरा वो भी जरा बताएं। देखिए वो उसमें तेज एक्सेल कर रहे होते हैं, ये आपके लंग्स को प्यूरिफाई कर रहा होता है। लेकिन इसमें आपको एक्सेल भी नाक के थ्रू ही करना है? जी हाँ, मुंह से नहीं करना आपने। इनहेल भी कर रहे हो, ये एक्सेल लग ऐसा ऐसे मैं कर रहा हूँ, लेकिन मैं इनहेल तेज कर रहा हूँ और एक्सेल फास्ट कर रहा हूँ। ये आपके जिनको ब्रोंकाइटिस का मसला होता है, ठीक है, वो काली खांसी होती है, सारे मसलों के लिए ये वाला है, लेकिन ये थोड़ा सा मुश्किल होता है क्योंकि आपकी ना अच्छा एक चीज़ जो सोने का भी लोगों का बताऊँ, लोग क्या करते हैं कमर के बल सोते हैं। एक्चुअली आपका जो लंग्स का जो स्पेस एरिया होता है ना, कवर्ड एरिया, वो ये आपकी बैक होता है। तो हमें थोड़ा सा जैसे कहते हैं ना सुन्नत तरीका ये है कि या तो सीधे हाथ की तरफ आप सोएं ताकि आपके लंग्स प्रॉपर फंक्शन कर सकें। अच्छा एक और मैं लोगों को बताऊं, अदरक की चाय पिएं जो लोग स्मोकिंग छोड़ रहे हैं। अदरक की चाय इज़ वेरी गुड, उसमें अगर आप शहद डालें, क्योंकि आपको वो जो क्रेविंग होती है ना सिगरेट की, वो कम करेगी अदरक की चाय। 2-3 कप आप दिन में पिएं उसको, ठीक है। और अगर कभी आपको बहुत दिल चाहे ना कि यार मुझे नॉर्मली होता है क्या है, देखिए सिगरेट आप शफात की तरफ देख के क्यों ये बातें करें? वो नहीं पीता सिगरेट। दो चीजें, एक तो है एक जो क्रेविंग है जो कि केमिकल इम्बैलेंसेस की वजह से, और एक होती है विजुअल क्रेविंग जो कि सबसे ज्यादा खतरनाक क्रेविंग है। उसको कैसे काउंटर होती है? लेकिन जो लोगों को लग रहा होता है ना कि बड़ा स्वैग आ रहा होता है, यूनिवर्सिटी में हमें भी लगता था कि जी वो ऐसे जलाएंगे और वो स्वैग आ रहा होता है, वो बेसिकली देखिए अब थोड़ा ट्रेंड चेंज हो गया, ठीक है। अब पहले होता था कि आप किसी के मुंह के ऊपर स्मोक करते थे ना तो वो आप बड़ा अपने आप को अल्फा फील करते थे, ठीक है ना, कि मैं बड़ा अल्फा मेल हूँ। अब थोड़ा सा सोसाइटी ने चेंज किया, अब सोसाइटी इसको बुरा फील करती है, सही, बदतमीजी जरूरत होती है। और अगर आप स्मोक करते हैं तो वो स्टेमिना बिल्ड नहीं कर सकते, तो एक्सरसाइज की आप हैबिट डाल लें, क्योंकि फिर इसमें आप बड़े इरिटेट होंगे कि भाई मेरा स्टेमिना क्यों बिल्ड नहीं हो पा रहा। फिर आपको होगा कि भाई थोड़ी बहुत मैंने अपनी नोशी कम करनी है, फिर वही आप वसीम अकरम जैसे हो सकते हैं, क्योंकि आप थकेंगे नहीं और आप सिगरेट भी नहीं पीएंगे ऑफ कोर्स। तो मेरे ख्याल में यहाँ पे सर बड़ा क्विकली मैं एक चीज़ पूछना चाहूँगा, कोई स्ट्रेचेस हैं ऐसे जो करने से हमारा फोकस, हमारी विल पावर और हमारी ओवरऑल ब्रीदिंग ऑब्वियसली वो देखिए मैं आपको बताऊंगा आपके लंग्स किस तरह से प्यूरिफाई होंगे। कुछ पॉस्चर्स हैं, बेसिकली सिगरेट जो इफेक्ट करता है निकोटीन वो आपके लंग्स को कर रहा होता है।
जब आपकी पंपिंग ही सही नहीं हो रही तो ऑक्सीजन आपकी बॉडी में फ्लो सही कर ही नहीं रहा, सही। तो आपके डिफरेंट ऑर्गन्स, ब्रेन, हार्ट, वो डैमेज होगा और उस पर इफेक्ट पड़ेगा। सही। तो मैं आपको कुछ पोस्टर्स बताता हूँ जो आपके लंग्स And की I'm sure प्रॉपर कि फंक्शनिंग आप कराएंगे। तमाम तो लोग घर में ही बैठ के दफ्तर में ही बैठे ना, तो अपने बॉसेस को बताते हैं कि मदिया और शफात जब जमीन पे बैठे तो हमें भी बैठना है थोड़ी देर के लिए, क्योंकि सेहत के लिए अच्छा है। हाँ, तो प्लीज जरूर करें जी। स्टार्ट करते हैं। हाँ। देखिए, इसको हम एक कहते हैं सीटेड ट्विस्ट। ये आप अगर हम normal- कहते हैं हम खड़े हो जाते ताकि आप कंफर्टेबल हो जाएं। नहीं, कोई इशू नहीं है, आप आराम से करें। देखिए, ये मैंने राइट को ये दोनों तरफ करना है, राइट और Pole लेफ्ट, switching, हाँ। ठीक है। ये आपने किया, ये आर्म आपका, कमर आपकी स्ट्रेट, आप मेरा पोस्चर देख लेंगे, ठीक है। ये मैं अपने राइट नी को लेफ्ट एल्बो से प्रेस करके ट्विस्ट करूंगा, इनहेल और एक्सहेल। तो ये देखें, ये 5 और 10 ब्रेथ्स आप करेंगे इसको। ओके। एंड एग्जैक्टली सेम आप लेट के भी कर सकते हैं। बिल्कुल, हाँ। ठीक है, दोनों तरफ ये आपको करना है। अच्छा, एक और होता है, एक और मैं आपको पोस्टर बताता हूँ। ये भी आपने राइट लेफ्ट करना है। ये राइट, आप ऐसे बैठे, राइट लेग को आपने अपने लेफ्ट लेग पे क्रॉस किया, ये राइट आर्म आप ऊपर ले गए। अच्छा, ये अगर लोगों में थोड़ा सा मुश्किल है फ्लेक्सिबिलिटी, तो आप टॉवेल यूज़ कर सकते हैं, टॉवेल पकड़ सकते हैं, ठीक है। ये आपके शोल्डर, जिनको फ्रोजन शोल्डर्स हैं, ठीक है, ये आपके शोल्डर्स के लिए, ये आपके रिस्पायरेटरी सिस्टम के लिए बड़ा ज़बरदस्त है। ये इनहेल किया आपने, नॉट्स भी रिलीज होती हैं थोरेसिक रीजन की इससे। बिल्कुल, ओके। आहिस्ता आहिस्ता ना, जैसे, this? लेकिन आपने फौरन नहीं करना कि ऐसा ना हो कि वो कुछ और ही हो जाए। अच्छा, क्रिच नहीं होना। क्रिच नहीं करना आपने, रिलैक्स होके सांस के बिल्कुल। साथ, हाँ। चले, थैंक यू सो मच जी। मुनव्वर ने हमें इतने जबरदस्त स्ट्रेचेस भी बताए, मुद्रास भी बताया। और देखिए, विल पावर को होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। विल पावर नहीं होगी ना तो आप सोचेंगे भी नहीं कि आपने तंबाकू नोशी से छुटकारा हासिल करना है। कर लेना अपने लिए, अपने बच्चों के लिए, अपनी लंबी जिंदगी के लिए। छोड़ दे सिगरेट। ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद मिलते हैं। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और अब ब्रेक के बाद बात हो जाए कुछ मौसीकी के हवाले से, और क्योंकि हमने पहले ज़रा विल पावर की बात की है, हमने योगा के हवाले से बात की है, ऐसी और चीज़ जो कि आपको सुकून देती है, काम डाउन करती है, वो है मौसीकी। और आज एक बड़ी ज़बरदस्त सिंगर हमारे साथ मौजूद हैं। वैसे जो लोग मॉर्निंग शो शफात जितने भी चैनल्स पे होते थे उनमें इन्होंने इनको देखा हुआ है। ये आती हैं, अपनी आवाज़ का जादू जगाती रही हैं। बड़े बड़े मशहूर शफात सिंग सीजन्स में भी जनाब इन्होंने गाया हुआ है। ये शफात क्या, ये हाँ, ये जब बड़े ज़बरदस्त एक्शन लग रहा है, इन्होंने गाया हुआ है। और आज ये बाखबर सवेरा की मेहमान है, मैं नाम लूंगी तो वो स्पेसिफिकली मॉर्निंग शो की ऑडियंस भी वो जान जाएगी कि हम किसकी बात करें। निम्रा रफीक आज हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम निम्रा, एंड वेलकम टू बाखबर सवेरा। कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, मैं बिल्कुल ठीक ठाक, आप कैसी हैं? बिल्कुल ठीक, अल्हम्दुलिल्लाह। पहले तो निम्रा, जरा बहुत सारे लोग जो आज आपको देख रहे हैं और बहुत सारे लोगों को अच्छा भी लग रहा होगा कि बहुत अरसे बाद निम्रा आई है। निम्रा, जरा अपने इस मौसीकी के सफ़र के हवाले से बताइएगा। हमने बड़ी कम लड़कियां देखी हैं जो एक तो अच्छा भी गाती हैं और अच्छे गाने के साथ साथ गिटार भी बजाती हैं। ये अभी एकदम से नहीं जो है, ये मुझे भी यकीन नहीं आ रहा कि मैं बजाना स्टार्ट हो गई हूँ। लॉकडाउन का जो पीरियड था वो बहुत बोरिंग था, तो मैंने कहा क्यों नहीं इसके ऊपर काम किया जाए। तो अब इतना बजा लेती हूँ, मतलब कोई प्रोफेशनल नहीं बजा रही हूँ, बट इतना बजा लेती हूँ कि मैं थोड़ा बहुत गा लूँ साथ में। चले, अच्छी बात है। बेसिक कॉर्ड्स भी काफी होते हैं जी, बहुत बड़े बड़े सिंगर्स हैं, बेसिक कॉर्ड्स भी जाते हैं। लेकिन अच्छी बात है कि आपने भी फाइनली गिटार हाथ में थाम लिया। तो विदाउट मच अडू सीधा सीधा आपकी आवाज का जादू सुनना चाहते हैं, ताकि हमारे देखने वालों पे आपकी आवाज का सहर तारी हो जाए। क्या बात है, आवाज में थैंक यू। कितने कलर्स आते हैं। आप वेस्टर्न भी आता है, फोकलोर भी आता है, टिपिकल भी आता है। थैंक यू सो मच। इट्स सो अमेजिंग एंड सच अ कलरफुल वॉइस, रियली इम्प्रेस जी। और आपको हमने जिंगल्स में तो सुना हुआ, लेकिन लाइव सुनने का मजा कुछ और है। अब निम्रा बताइएगा, कब से शुरू हुआ है ये आपकी म्यूजिक का सफर, कितने अरसे से गा रही हैं? मुझे तकरीबन 14-15 साल हो गए हैं। बहुत छोटी सी उम्र में स्टार्ट किया था, और इस सफ़र में मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला है, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिसेस और बहुत सारे लोगों से मिली हूँ। तो ये बहुत मज़े का सफ़र है, और ये अभी भी चल रहा है, ये ख़त्म नहीं होगा। ये इट्स लर्निंग का प्रोसेस चल रहा है, खत्म नहीं होता। अच्छा, आपको थोड़ा टाइम लगा और आपने फाइनली आपने अपना जो सिंगल है वो भी जनाब मार्केट में सुट दिया है। तो हम चाहेंगे कि जो आपका अपना भी गाना आया है तो वो भी जरा हमें सुनाएं। इसके बाद हमारी भी कुछ फरमाइशें हैं, लिस्ट है, और ये भी पूछना चाहेंगे कि खातून के लिए कितना मुश्किल होता है म्यूजिक इंडस्ट्री में सर्वाइव करना। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, आज़मा मेरे गाने का नाम है, जो कि मैंने खुद कंपोज किया और मेरी छोटी बहन ने लिखा है। वाह, अमेजिंग अमेजिंग निम्रा, अमेजिंग। और
बड़ा सूदिंग सा, बड़ा रिलैक्सिंग सा ये ट्रैक है। ये ट्रैक आपने, आपकी बहन ने लिखा है और कंपोज भी आपने किया? कंपोज मैंने किया है, लिखा मेरी बहन ने है, छोटी बहन ने, और इट्स अ वेरी वेरी सैड सॉन्ग। वो लिरिक्स आपको पता चल गया होगा। पहला सिंगल ही आपने किया तो पहले सैड सॉन्ग, क्योंकि आपको पता है हमारे लोगों का मिजाज थोड़ा सा भड़कीला और चमकता हुआ टाइप में लोगों को होता है, जरा कोई ऐसा गाना है जिसमें छलांगे मारे, खुश हों। व्हाई सैड सॉन्ग? असल में मैंने वैसे इतने गाने गाए हुए थे ऑलरेडी जो कि इस तरह के थे, तो जो पहला मैं, क्योंकि ये इस तरह की चीजें मैं कंपोज कर रही होती हूँ, तो पहला जब करना था तो बस यही आ रहा था दिमाग में। मैंने कहा चलो लेट्स स्टार्ट, फिर आगे भड़कीले भी इंशाल्लाह करेंगे जरूर। ओके ओके। तो वैसे मिजाज के मुताबिक है ये गाने जो आप मतलब गा रही हैं? आपका मिजाज भी ऐसे ही है, सीरियस, संजीदा? नहीं नहीं, मतिया जानती है मुझे बहुत अच्छी तो तरीके फिर से। मेरा ख्याल में कुछ मिजाज के मुताबिक हो जाए। हाँ, और बल्कि मैं इनफैक्ट आपसे रिक्वेस्ट करूंगी, ए दिल किसी की याद में ये सुना दें। अमेजिंग, ये एक्चुअली मुझे छेड़ दिया मदिया ने, ये मजे का गाना है बहुत। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच निम्रा, एंड बेस्ट ऑफ लक। बेस्ट ऑफ लक जनाब, आपको जो नया सिंगल आजमाया और उसके बाद आप फिर चमकीले भड़कीले भी गाने बनाएंगे, क्योंकि लोग जो है ना, अब शफात, अब मेरे ख्याल से जो हमने पिछले पूरा टाइम देखा ना, पिछले साल हम जिस तरीके से हर बंदा कहीं ना किसी डिप्रेस है, हमें कुछ ना कुछ ऐसा मीडियम चाहिए जो कि हमें इस डिप्रेशन से निकाल सके। यार ऐसा है कि डिप्रेशन से निकालने की आपने बात की है, तो डिप्रेशन के लिए, इसे निकलने के लिए एक तो आपको चाहिए अच्छी मौसीकी, अच्छी मोटिवेशन और अच्छा खाना। सुभान अल्लाह, ये जो देखा मैंने बात की है ना, मीठा होना चाहिए। और आपको फिर हम फलूदा खिलाते हैं, आपको नहीं उनको, आपको नहीं उनको, फलूदा भी आपको खिला रहे हैं जनाब कोट मिठन का। आशिक फरीद हमारे नुमाइंदे जो है वो रिपोर्ट कर रहे हैं जनाब कोट मिठन से। तो जनाब आपने कोट मिठन का फलूदा देख लिया, दूर दूर से लोग खाने आ रहे हैं। अगर आप कभी वहां से गुजरना हो तो जरूर फालूदा खा के हाथ का इस इस्तेमाल नहीं खाकसार करना, को मतलब याद कीजिए। कोई ऐसी कोई चीज़ खाए। चले जी, आज का शो इतना ही था। मैं ये नहीं कि एंटरटेनमेंट का सिलसिला खत्म हो गया, इंशाल्लाह कल भी आपको आएंगे, एंटरटेन करेंगे। कल मिलेंगे, अल्लाह हाफिज़। Instead of saving up for a new toy or a trip to Disney World, a 7-year-old بدلاً من توفير لعبة جديدة 来自阿拉巴马州的一名7岁女孩没有花 एक नए खिलौने या डिज्नी वर्ल्ड की यात्रा के लिए बचत करने के बजाय अल्बामा Anstatt für ein neues Spielzeug oder eine Reise nach Disney World zu sparen, hat En stade für un eus qu'elles EDN Reznach Disney World zus par an.